इंटरग्लोब एविएशन और नैल्को में आज पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा निफ्टी कंपनियों में आईटीसी, सन फार्मा और ग्रासिम के नतीजे आज आएंगे। आईटीसी के नतीजे मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। किस तरह की उम्मीदें लगानी चाहिए उस पर नजर डालेंगे। और रैमको सीमेंट और कॉनकॉर ब्रॉडर मार्केट से भी कई सारे स्मॉल और मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर हमारी नजर रहेगी। रैमको सीमेंट और कॉनकॉर भी अपने नतीजे आज पेश करेंगे। तो बिल्कुल आशीषा, ग्लोबल मार्केट्स जो है आज पूरा डिटरमाइन करने वाला है। यहाँ पे आप बात करें तो यूएस मार्केट्स में जो है भारी गिरावट भी आई है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, खासकर की ट्रेजरी यील्ड को लेके। और ट्रेजरी यील्ड खासकर की जो लंबे अवधि के होते हैं उस पर नजर रहेगी। तो यूएस मार्केट्स में बहुत नेगेटिव क्यूज आ रहे हैं आशीषा, और ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट जो हमने नास्डैक और ये सब में देखा है। तो क्या है टोटल यूएस मार्केट्स में इतना सारा न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि एक अलग ही ग्लोबल क्यूज यूएस का बन रहा है। बिल्कुल, तो यील्ड में जैसे आपने कहा कि तेजी दिखी है ट्रेजरी यील्ड्स में, और इसके अलावा अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर चिंताएं हैं और इसी के चलते अमेरिकन मार्केट्स में कल के सत्र में तेजी दिखी। याद रखिए पिछले वीकेंड मूडीज की डाउनग्रेड आई थी अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग पर, और उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिका की जो डेट है उसको लेकर काफ़ी चिंताएं हैं, और उसी के चलते पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजारों में कमजोरी दिखी है। सबसे पहले इंडिसेस की बात करते हैं। सभी इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए कल के सत्र में। S&P 500 में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। नैस्डैक कॉम्पोजिट भी करीब 1.5% फिसलता हुआ नजर आया, और डाउ जोन्स करीब 800 अंक कल के सत्र में फिसला। तो तीनों ही अमेरिकन बाजार के इंडिसेस भारी लाल निशान में कल के सत्र में बंद हुए। टेक्नोलॉजी शेयरों पर भारी दबाव दिखा। एप्पल जो एक टेक्नोलॉजी का लीडर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का, वहां पर भी कल के सत्र में कमजोरी दिखी। और एनवीडिया के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, और नतीजों के पहले एनवीडिया में भी पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है। तो अमेरिकी बाजारों पर दबाव, और जैसे मैंने कहा बॉन्ड यील्ड में तेजी दिखी और अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर चिंताएं हैं। तो ये दो बड़ी वजह जिसके चलते अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। एक बार ट्रेजरी यील्ड्स पर नजर डालेंगे। 30 साल के ट्रेजरी यील्ड 5.1%, 5% के पार निकलते हुए, और अक्टूबर 2023 के बाद ये हाईएस्ट लेवल्स रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ी यहाँ पर दिखी है। और 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो फरवरी 2013 के बाद हाईएस्ट लेवल्स यहाँ पर दिखे हैं 4.6% के आसपास। तो बॉन्ड यील्ड में तेजी, इसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट दिखी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री टैक्स बिल को लेकर आई है। याद रखें जब पिछले साल उन्होंने कैंपेनिंग की थी अमेरिकन इलेक्शंस के लिए, तभी उन्होंने कहा था कि टैक्स के रेट्स कम किए जाएंगे, और उस पर अब कॉन्क्रीट कमेंट्री निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि फाइनल स्टेजेस पर है और जल्द ही कुछ बिल अनाउंस हो सकता है, और अगर टैक्सेस कम होते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में फिर एक बार कमजोरी दिखेगी, और उसके चलते अमेरिकन डेट पर फिर एक बार नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स हैं अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर, अमेरिकन डेट को लेकर, टैक्सेस कम होने को लेकर, और इसी के चलते कल अमेरिकी बाजारों में तेजी गिरावट दिखी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार दिखा। फुट्सी सपाट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन डैक्स में करीब 0.5% की तेजी दिखी, लेकिन कैक कल गिरावट के साथ बंद हुआ। तो काफ़ी मिला जुला कारोबार यूरोपियन मार्केट्स में कल के सत्र में दिखा। लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं। याद रखिए सोने और चांदी में चौथे दिन लगातार कल के सत्र में, इनफैक्ट आज सुबह भी वहां पर तेजी ही दिखी है। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। $3,340 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ। चांदी में भी तेजी करीब $33 पर आउंस के आसपास चांदी, और कच्चे तेल में फिर से एक बार गिरावट दिखी है। अमेरिकन बाजारों में स्टॉक पाइल्स बढ़े हैं। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियर डील्स की टॉक हुई अमेरिका और ईरान के बीच, जिसके चलते सप्लाई बढ़ सकती है। डिमांड को लेकर चिंताएं हैं, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड $65 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ। तो ब्रेंट क्रूड में गिरावट, लेकिन सोने और चांदी में फिर एक बार तेजी दिखी है। लेकिन डॉलर इंडेक्स 99.5 100 के नीचे फिसलता हुआ। लेकिन कमोडिटी मार्केट की हमने बात की, अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों पर भी हमने विस्तार में चर्चा की। बॉन्ड यील्ड में तेजी,
लेकिन शरद, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, हालांकि हम इसके बारे में रोज चर्चा नहीं करते, लेकिन आज अवश्य इसकी चर्चा करेंगे। अच्छी तेजी यहाँ पर दिखी है। बिटकॉइन के अलावा बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी 5 से 15% का उछाल जी बिल्कुल आशीषा, क्रिप्टो बहुत एक इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है। अभी तक भारत में ऑफकोर्स टैक्सेशन और ये सब इश्यू के कारण उतना बड़ा हुआ नहीं है, वॉल्यूम्स अभी भी कम है। लेकिन आशीषा देखिए कि अभी रिस्क ऑन सेंटिमेंट वाली एसेट क्लास है ये, पर आप देखिए ग्लोबली कितना डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में वॉलेटिलिटी है, ग्लोबली जो आपके जो डेट मार्केट्स है वहां पे इश्यूज आ रहे हैं, जो फ्लाइट टू सेफ्टी होता है येन, उसमें भी जो है करेक्शन देखने मिल रहा है। तो अब आदमी जाए कहाँ? लेकिन एक रिस्की एसेट क्लास जो अभी भी मैं कहूंगा वो है बिटकॉइन। $1,10,000 का जो है पार कर दिया है, दैट्स लाइफ टाइम हाई लेवल्स। थोड़ी सी जो है करेक्शन आई थी, बट ये ट्रम्प की जो पूरी गवर्नमेंट है वो डिजिटल रेगुलेशंस की प्रो है। लेकिन उसके पहले भी अगर बात करें तो ग्लोबल ETFs होते हैं जो खास करके इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं जो क्रिप्टो में भी अपनी एंट्री लेते हैं। अब उसके कारण क्या हुआ है कि बड़े बड़े फंड्स जैसे कि ब्लैक रॉक हुआ, वैनगार्ड हुआ, इन्होंने जो है बड़े बड़े एंट्रीज लिए हैं, और ये एंट्रीज जो है पिछले 5 से लेकर 6 महीने तक लिए हैं। और याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे ही जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो उस कैंपेन में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि अब डिजिटल कैंपेन जो है, डिजिटल करेंसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्रिप्टो का रेगुलेशन जो है और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट से सपोर्ट आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल भी पोजीशंस ले रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिटेल में भी हो रहा है। तो इसके कारण जो है आप देखिए बिटकॉइन का डिमांड बढ़ गया। और जब बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, अगर टोटल क्रिप्टो मार्केट को अगर 100% में भागे तो 70% कंट्रीब्यूशन बिटकॉइन का आता है। अगर मार्केट कैप हिसाब से बोले तो लगभग आप कह सकते हैं $2 ट्रिलियन के ऊपर अभी ये टोटल मार्केट कैप चल रहा है। तो बिटकॉइन तो चला ही, लेकिन उसके अलावा इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, जो अलग टाइप के क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें भी तेजी देखने मिली है। अब ये कितना बरकरार रहता है या एक ट्रेडिंग बेट रहता है ये तो समय ही बताएगा, बट ओवरऑल जो है ट्रेडर्स कहते हैं कि लगभग 1,28,000 1,30,000 के लेवल्स जो है आने वाले महीनों में देखने मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यूएस की सेनेट ने जो है स्टेबल कॉइन को लेकर भी बात की है। अब स्टेबल कॉइन का एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। स्टेबल कॉइन का वैल्यू हमेशा US डॉलर से पेग रहता है, ग्लोबल ट्रेड भी होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज या कंट्रीज जो है इस स्टेबल कॉइन को यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत जगह डॉलर बैन होता है ट्रेड के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जिसको आप जो है बिजनेस में जो है देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड में अब यूज़ होते हुए, इथेरियम हुआ या आपका स्टेबल कॉइन हुआ। तो ऑफकोर्स बिटकॉइन में तो तेज़ी ज़रूर है, बट भारत में इसकी उतनी बड़ी एक्सपोजर नहीं है, टैक्सेशन इश्यूज है और वॉल्यूम्स भी कम है। बट आशीषा नेवरदलेस ये एसेट क्लास को भी हमें ट्रैक करना चाहिए और आप देखिए रिटर्न्स तो दिख रहे हैं। बिल्कुल 1,10,000 के आसपास कारोबार करता हुआ बिटकॉइन, जिसकी हम रोज तो चर्चा नहीं करते, लेकिन आज अच्छी खासी तेजी वहां पर। इनफैक्ट बिटकॉइन 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इंडेक्स लेवल की सेटअप की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले FIIs और DIIs के आंकड़े किस तरह के रहे, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। याद रखें परसों के सत्र में करीब 10,000 करोड़ की बिकवाली दिखी थी कैश मार्केट में। FIIs ने शेयर्स बेचे थे, उसके पहले करीब 530 करोड़ की बिकवाली, लेकिन कल फिर एक बार एक पॉजिटिव फिगर आता हुआ नजर आया। 2200 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में कल के सत्र में खरीदे। वही DIIs की बात करें तो इनकी भी कल खरीदारी दिखी, करीब 680 करोड़। अमाउंट छोटा था लेकिन फिर भी 680 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे और परसों के सत्र में करीब 6,700 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। तो FIIs और DIIs दोनों ने ही कल कैश मार्केट में शेयर्स खरीदे और बाजार भी हरे निशान में ही बंद हुए थे। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं, 200 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 35,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,570 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। 3 स्टॉक्स FNO बैन में रहेंगे, मनप्पुरम फाइनेंस, RBL बैंक और टीटागढ़ रेल। तो तीनों स्टॉक्स अपने नज़र में रखें। याद रखें तीनों ही स्टॉक्स FNO बैन में रहेंगे आज के सत्र में। लेकिन याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए थे। निफ्टी 130 अंक चढ़कर 24,800 के पार बंद होता हुआ नजर आया था। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से आज कमजोर ओपनिंग के संकेत, 70 अंकों की गिरावट के साथ 25,000 के नीचे फिसलता हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कल के सत्र में तेजी ही दिखी थी, 55,100 के नीचे, लेकिन फिर भी 55,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर ही बंद होता हुआ नजर आया था।
शरद, इंडेक्स लेवल पर देखें तो किस तरह की रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से अब हमें बनानी चाहिए और ट्रेडर्स को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल आशीषा, निफ्टी के लेके हम बात करें तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रेंज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि दो इवेंट है। एक तो आपके ग्लोबल इवेंट क्यूज जो है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है, तो इम्प्लाइड गिफ्ट निफ्टी भी जो है अब तो जो है नेगेटिव साइड में देख रहे हैं, लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो जो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ऑफकोर्स फर्स्ट आवर ऑफ सेशन और एक दोपहर में जो है जहाँ पे मोमेंटम चेंज होता है वो हमें देखने मिल सकती है। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप बात करें तो निफ्टी के एक शॉर्ट टर्म रेंज है 24,750 और 24,850 के बीच, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा ट्रेड के मौके आप ना लें, खासकर कि क्योंकि दो इवेंट चल रहे हैं पिछले 2 घंटे में जो है आप कह सकते हैं 10 से लेकर 12 बजे के बीच, तो इसके कारण जो है रेंज थोड़ा शॉर्ट रहेगा और जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी करंटली शॉर्ट कवरिंग का है, तो रिकवरी जो है देखने मिल सकती है। क्योंकि देखिए रुपी जो है एक्सपेक्टेड है कि एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि ग्लोबल करेंसीज में अभी इशू आ रहे हैं। हमारा भारत का बॉन्ड मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और कल हमने देखा कि एफआईज वापस आ गए। वो 10,000 करोड़ की सेलिंग जो थी 2 दिन पहले देखने मिली थी, तो एक टाइप से पैनिक आया था, बट वो एक मुनाफा वसूली था और उसके ज़्यादा और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था। तो अब देख रहे हैं कि एफआईज की बाइंग भी वापस आ रही है। ऑफकोर्स थोड़े वैल्यूएशन हायर साइड में आ गए हैं, बट एफआई की बाइंग स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। रुपी में स्ट्रेंथ है, इंडियन बॉन्ड मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मैक्रो वाइज हम स्ट्रांग है। अर्निंग्स भी जो है ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, तो उसके कारण जो है मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर मार्केट रिकवरी भी हमें देखने मिल सकती है निफ्टी को लेके। तो ओवरऑल जो है नो ट्रेड की जो है सलाह है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का भी अभी मूवमेंट है और 2 घंटे में इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आएंगे, तो वॉलेटिलिटी बाजार में बहुत रहने वाला है। बिल्कुल, तो बाजार में वॉलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप शरद बैंक निफ्टी पर हम विस्तार में चर्चा करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स से केवल 1000 अंक दूर है निफ्टी बैंक और 55,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल से ज़्यादा करीब है। निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी, अगर आप हमें रणनीति बता पाए। जी बिल्कुल आशीषा, निफ्टी बैंक जो है अभी भी अट्रैक्टिव है, एफआईज का फेवरेट है। आशीषा याद रखिए आईटीज और बैंक दोनों में एफआईज का एक्सपोजर रहता है, चर्निंग दोनों साइड होते रहती है, तो उस पर आप जरूर नजर रखिएगा। और जो टेंशन या एक जो आप कह सकते हैं कंसर्न है वो है इंडसइंड बैंक का, कि यार नंबर्स तो बहुत जो है वीक आए हैं, कमेंट्री भी वीक देखने मिला है, लेकिन क्या वो निफ्टी बैंक को इम्पैक्ट करेगा? मेरा जवाब है नहीं। बहुत कम एक्सपोजर इंडसइंड बैंक का निफ्टी में है, सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन है वेटेज के हिसाब से, तो वो निफ्टी बैंक को वो नहीं हिलाएगा। ज़रूर जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो थोड़ी सी नेगेटिव शुरुआती स्तर में रह सकती है, बट निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज भी थोड़ा बड़ा है, मैंने जानबूझ के दिया है 54,800 लेवल से 55,200 के बीच, ये लेवल्स जो है मैंने दिया है, और यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चर्निंग हो सकती है, जहाँ पे एफआईज जो है खास करके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो इंडेक्स वेट्स हैवी हैं निफ्टी बैंक में, वहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स निफ्टी बैंक पे जो है ट्रेडिंग के मौके ज़रूर बन सकते हैं आशीषा। निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग के मौके बनेंगे, लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ किरण जानी अब जुड़ चुके हैं। किरण सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। अभी अभी हम इंडेक्स लेवल की चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के सत्र में तेजी के साथ बंद हुए थे, लेकिन आज सुस्त ओपनिंग के संकेत। ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मेजर इंडिसेस पर? तो कल यूएस अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने देखा था कि सुबह हमारे मार्केट काफी अच्छे नीचे के लेवल से रिकवरी से ट्रेड कर रहे थे। अब आज की अगर हम बात करें लेवल वाइज, तो टेक्निकली हमें नहीं लग रहा है कि इतना कुछ चार्ट्स के ऊपर डैमेज है। सो कोई भी टिप आता है नीचे में 24,700 से 600 के बीच में, तो एक बाय अपॉर्चुनिटी है। एक इन्वेस्टर स्टॉप लॉस हमारा 24,500 का है, जो अभी भी इंटैक्ट है। और मंथली एक्सपायरी के हिसाब से जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट हम ऑप्शंस के ऑप्शन चेन में देख रहे हैं, 24,500 के ऊपर मैक्सिमम पुट राइटर्स है, तो कहीं ना कहीं 24,500 वुड बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कोई भी टिप आता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ। प्राइमा फेसी जो टारगेट हम देख रहे हैं वो 25,000 का देख रहे हैं, क्योंकि 25,000 से लेके 25,200 के ऊपर मैक्सिमम कॉल राइटर्स भी है। तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है 24,500 से लेके 25,000। डीप में बाई कीजिए 25,000 25,200 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जैसे ही मार्केट 25,200 के ऊपर सस्टेन होता है, तो डेली चार्ट के ऊपर एक गैप है
तो ऊपर में 25,700 800 तक भी आ सकता है। तो 1 से 1.5 महीने का अगर व्यू रखे तो हमारा टारगेट 25,500 के ऊपर के है और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 24,500 का और ये मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू 25,000 से 25,200। सो ओवरऑल सिनेरियो बाय ऑन डिप्स का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्म कर रही है तो आउट परफॉर्म कर डेफिनेटली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट 55,500 है तो उसके ऊपर तो तेजी होएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो फ्लैग पैटर्न का जो लोअर सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 54,500 से लेके 54,200 है। तो यहाँ पे भी इनकेस अगर कोई डिप आता है 54,500 तक तो मेरे हिसाब से हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 54,000 का मेंटेन करना है और ऊपर में जैसे ही 55,500 क्रॉस होगा 57,000 तक के भी टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। सो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटजी। बैंक निफ्टी पे जो है ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। लेकिन किरण सर, शरद यहाँ से बोल रहा हूँ, सर आपके पिक्स क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग शरद जी। सो 2 पिक्स के साथ हमारे पहला जो रहेगा वो वोल्टास रहेगा। अगर आप वोल्टास का चार्ट देखोगे और वैसे भी फंडामेंटल टेलविंड से गर्मियों का तो कहीं ना कहीं वोल्टास के ऊपर एक छोटे से टाइम फ्रेम यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। काफी अरसे से स्टॉक में एक स्टीप करेक्शन आ रहा था तो एक फॉलिंग वेज बना है उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी फेवरेबल पिक है। करंट मार्केट प्राइस तो 1265 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएंगे ऊपर में 1300 प्लस तक के टारगेट रहेंगे। इट्स नॉट जस्ट फॉर द इंट्राडे लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रख सकते हैं वोल्टास के ऊपर और ऊपर में 1300 प्लस तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो ऊपर में नीचे में 1240 तक के स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं। तो 1240 के स्टॉप लॉस के साथ हमें वोल्टास लॉन्ग करना है। दूसरा जो कॉल है वो एसबीआई कार्ड है। अब एसबीआई कार्ड का भी आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है 880 के ऊपर। अब लगातार स्टॉक 880 के ऊपर ट्रेड कर रहा है लेकिन ऊपर में उसका स्टीप रेजिस्टेंस है 930। सो 930 क्रॉस करने के बाद एक सेक्युलर रैली एसबीआई कार्ड में बन सकती है। तो एट करंट मार्केट प्राइस एक बार के लिए लॉन्ग करके जा सकते हैं। 900 के आसपास की क्लोजिंग थी। 940 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो नीचे में 885 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो 885 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई कार्ड बाय करना है एंड 1240 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास बाय करना है। जी बिल्कुल। किरण जी, ज़रा आईटी स्पेस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, नास्दाक जो है कल 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आया है और इसके अलावा जो उसका विक्स होता है, जो उसको ट्रैक किया जाता है नास्दाक 100 का, उसमें भी बढ़ोतरी आई है लगभग 9 से लेकर 10% तक। तो बिग टेक स्टॉक्स में थोड़ी सी हलचल जो है ग्लोबली देखने मिली है। तो रब ऑफ इफेक्ट तो ऑफकोर्स भारत के आईटी स्टॉक्स में भी देखने मिलेगा। तो आज यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए कुछ जो है आप कह सकते हैं कुछ सेगमेंट्स बनते हैं आईटी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि कल जो था आईटी स्टॉक्स में थोड़ा राइज आया था, बट टू बी ऑनेस्ट फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रिगर आ नहीं रहा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है कम हो सकते हैं और बहुत कंपनीज़ ने, मेजर आईटी कंपनीज़ ने गाइडेंस भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे किरण सर, लगता है कि थोड़ी और सेलिंग बढ़ सकती है आईटी स्टॉक्स में, खासकर कि आप कह सकते हैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि उनके वैल्यूएशन टुवर्ड्स द हायर साइड है अगर बिग टेक स्टॉक से कंपेयर करें तो। सी ऑनेस्टली अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो हमारा व्यू कॉन्ट्रेरियन है यहाँ पे। पहले तो मैं यूएस की बात करूँ तो सुबह ही में हमने ओपनिंग कमेंट्री में बोला कि कल यूएस के ओवरऑल मार्केट में गिरावट थी और एसएनपी 500 विक्स फ्यूचर्स आप देखोगे तो वो भी 20 के ऊपर आ चुके हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम जब ये 20 के ऊपर आए थे तो एक स्पाइक हमने ऊपर में 35-34 तक का देखा था जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ न्यूज एंड ऑल। वापिस वो 20 के ऊपर आ रहे हैं और लगातार हमने देखा है कि 20 के आसपास के आने के बाद ये कूल ऑफ भी होते हैं। तो आज के सत्र में देखना रहेगा कि यूएस किस तरह से ट्रेड करता है। कमिंग बैक टू द अवर आईटी स्पेस, तो हमारे आईटी स्पेस के अंदर मैं पहले इंडेक्स के ऊपर व्यू देना चाहूंगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने जनवरी 2025 के बाद फर्स्ट टाइम अपनी 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज दे दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में है। एक स्टीप फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑन एंड ऑल काफी अच्छा आईटी स्पेस के अंदर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न्स बनने चाहिए। तो कोई भी गिरावट आती है तो मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे में बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू में वापस बात करूं तो 36,500 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कोई भी गिरावट आती है 37,000 से लेके 36,500 के बीच में तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 36,500 के नीचे का मेंटेन कीजिए एंड सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर हम 40,000 तक की रैली निफ्टी आईटी में देख सकते हैं। और जैसे आपने बताया नो डाउट जिस तरह से नैस्डैक में है तो यूएस मार्केट में
करेक्शंस आया है, हमारे मिड कैप आईटी में आ सकता है, लेकिन हम जो हमारा आईटी का बुलिश स्टांस है, उसको प्ले आउट करने के लिए लार्ज कैप आईटी को ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो 2 स्टॉक हमें काफ़ी प्रेफरेबल लग रहा है, उसमें से एक स्टॉक हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है। सो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में हमने देखा था सिमिलर पैटर्न है, जैसे निफ्टी आईटी की पैटर्न है। यहाँ पे 1500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 1500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, बाय ऑन डिप्स यहाँ पे आप स्ट्रेटजी रख सकते हो और ऊपर में कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि 1600 प्लस 1700 तक के टारगेट भी आपको इन्फोसिस में आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल नज़रिया रखिए और इन्फोसिस में लॉन्ग कीजिए। दूसरा जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो है विप्रो। विप्रो के डेली चार्ट के ऊपर रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट 245 के आसपास मिली है। आप देखोगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज में ये स्टॉक फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस अगर 245 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 270 280 तक की रैली आपको विप्रो में भी देखने को मिल सकती है। तो विप्रो एंड इन्फोसिस दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक हैं। प्रो और इन्फोसिस दोनों ही प्रेफर्ड पिक्स आईटी सेक्टर से, और आईटी इंडेक्स पर 40,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ये नजरिया आता हुआ लार्ज कैप सेक्टर के साथ, लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ ही बने रहने की सलाह किरण जी से आती हुई आईटी सेक्टर पर। पूरे सेक्टर पर आज एक्शन दिखेगा। नैस्डैक कल भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन इसके अलावा कल मार्केट बंद होने के बाद कई सारे नतीजे आए। किस तरह के नतीजे रहे, मार्केट्स किस तरह से उन नतीजों पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, शरद हमें बताएंगे। शरद बताएं किस तरह के नतीजे रहे और किस तरह का रिएक्शन दिखेगा। बिल्कुल आशीषा, अर्निंग्स जो है अब टुवर्ड्स द फैग एंड आ गया है। ब्रॉडर इंडेसेस पे भी मेरी नज़र है, लेकिन आज जो है अनलकीली कहेंगे कि मिक्स्ड और वीक नंबर्स ज्यादा आए हैं। और वीक में सबसे बड़ा नंबर तो सबको पता है कौन सा है, इंडसइंड बैंक। तो उसको सबसे पहले जो है हम एड्रेस करते हैं। सबसे बड़ा एलिफेंट है इस रूम में। यहाँ पे बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 43% गिरा है। कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि बहुत सारे प्रोविजंस, खास करके जो डिस्क्रिपेंसीज अकाउंट्स में देखने मिले हैं, आपके फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ले लीजिए, अदर इनकम ले लीजिए, उसके सारे एडजस्टमेंट्स देखने मिले। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी भी जो है इसमें भी बड़ी गिरावट देखने मिली है। तो नेट नंबर्स तो पूरे कमज़ोर आए हैं, लेकिन कंपनी ने एक इम्पोर्टेंट कमेंट्री भी कही है कि यहाँ पे फ्रॉड जो है एम्प्लॉयज़ या बाहर वाले लोग ने भी किया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है डाउनग्रेड्स जो एक्सपेक्टेशन से बाजार में देखने मिल सकती है। बट हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी कोई नेगेटिव बड़ी न्यूज़ आती है इंडसइंड बैंक में तो डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन रहता है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। तो सोच समझ के ट्रेड करिएगा अगर आप इंडसइंड बैंक में पोजीशंस बनाते हैं। ओएनजीसी की बात करें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। यहाँ पे रेवेन्यू एबिटा मार्जिन अच्छा है, पर पैट जो है यहाँ पे गिरावट आया है। तो वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी स्टॉक में। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो यहाँ पे शानदार नतीजे आए हैं। और याद रखिए मार्च का क्वार्टर सीजनली बहुत स्ट्रांग होता है एविएशन कंपनीज़ के लिए, और एकमात्र कंपनी है जहाँ पे 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर यहाँ पे ये इंजॉय करते हैं। और ओवरऑल एबिडार जो कामकाजी मुनाफा होता है एविएशन कंपनीज़ का, वो भी एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आया है। एस्ट्रल की बात करते हैं, बहुत मोमेंटम आ रही थी पिछले 2 से 3 सेशन में, वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इस बार मिले जुले नतीजे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। गल्फ ऑयल के कमज़ोर नतीजे आए हैं। आपकी स्क्रीन पे देखेंगे कि नेट प्रॉफिट लगभग 7% गिरा है सिक्वेंशियली। कुछ खास नंबर्स यहाँ नहीं देखने मिले हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली नाल्को के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और आशीषा इस सेगमेंट को ट्रैक भी करती है। और आशीषा यहाँ पे रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा मूव किया है। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसके इंटरनल्स के डिटेल्स हम ड्यूरिंग द डे बताएंगे। लार्जली स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। वाटेक वाबाग में लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आई है, लेकिन कंपनी की कमेंट्री खास करके जो हाई लेगेसी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो लेगेसी वाले बिजनेस है उसके मार्जिन कम रहते हैं और कंपनी धीरे धीरे मूव कर रही है आपके नए प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। बट कुछ खास है नहीं, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। एरिकॉन या जो आपके रेलवे स्टॉक्स आए हैं यहाँ पे जो है वीकनेस ज़रूर देखने मिला है। और ऑफकोर्स हमने देखा है को कभी कभी रेलवे स्टॉक्स में रिवर्सल आ रही थी, डिफेंस में भी आ रहा था, तो शायद आज रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग आ सकती है। एरिकॉन के नतीजे तो कमज़ोर है। कोलगेट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो था लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स ही था, कुछ खास नहीं था। और यहाँ पे नंबर्स भी देखें ऑल डाउन साइड में है, लेकिन आप कह सकते हैं इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। खास करके इनकी कमेंट्री क्या रहेगी रूरल का एक्सपेंशन में या रूरल मार्केट का रिकवरी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट नेट ऐसा कुछ खास जो है कोलगेट में आया नहीं। अगर एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हुआ है तो मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। तो ये पूरी अर्निंग्स की जो है घाटा है जो मैंने आपके सामने रख दी। डायरेक्टर साहब अगर आप अर्निंग्स का प्लेट एक बार दिखा दे तो दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा कि पूरा चीज़ समझने का कि ओवरऑल क्या मोमेंटम या मूव आया है। लेकिन थोड़ी देर में हम आपको वो प्लेट भी दिखाएंगे। लेकिन आशीषा यही है Q4 अर्निंग्स का
पूरा गाथा। टुवर्ड्स द एंड है, 4-5 दिन की और मेहनत है, लेकिन बहुत सारा हमने कवर किया, 450-500 कंपनीज। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, लेकिन शरद इंटरग्लोब एविएशन पर भी चर्चा करेंगे। और हमने सुबह के शो में भी बात की कि कल श्रीनगर जाती हुई एक फ्लाइट दिल्ली से हेलस्टॉर्म के चलते ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट दिखा और कई डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी आते हुए नजर आए आपके स्क्रीन्स पर आते हुए। जी बिल्कुल। आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मेरे साथ हुआ है। तो मैं छोटे प्लेन्स में ट्रैवल करता हूँ, कभी कभी मैं छोटे शहर जाता हूँ, टियर 2 टियर 3 सिटीज़, तो उनमें 70-80 वाले सीटर्स होते हैं। तो वहाँ पे आप जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही आपको एक जो है बैग भी दे दिया जाता है कि कहीं टर्बुलेंस हुआ तो इश्यूज है। और पहाड़ में ज़्यादा टर्बुलेंस देखने मिलता है। और हेल स्टॉर्म से मैं भी एक बार जो था फंस गया था, डर बहुत लगता है। और आप देखिए वीडियोस भी जो है कितने आ रहे हैं, टेंशन वाले वीडियोस देखने मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स दाद देना पड़ेगा पायलट का, सेफली लैंड हो गए। बिल्कुल, ये दिल्ली टू श्रीनगर वाली फ्लाइट थी, राइट? बिल्कुल, दिल्ली टू श्रीनगर, और सभी सेफली लैंड भी हो चुके हैं। और लेकिन विजुअल्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है, सभी पैसेंजर्स प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हाँ, दाद देनी पड़ेगी पायलट को। लेकिन शरद, इसके अलावा नतीजों के दम के अलावा भी कई सारे और स्टॉक्स खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। बताएं कौन सी खबरें निकल कर आई? बिल्कुल, इंडसइंड बैंक पे तो हमने जो है पूरा रिसर्च आपको बता दिया क्या इम्पैक्ट आने से। लेकिन कुछ जो है सेगमेंट्स, आईटी स्टॉक्स के बारे में बात किया था शेषा, किरण जी से भी बात किया। तो आईटी स्टॉक्स खास करके इन्फोसिस, टीसीएस थोड़ी सी नेगेटिव शुरुआती स्तर पे देखने मिल सकता है ट्रेडिंग में। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है नास्डैक लगभग 1.5% गिरा और नास्डैक 100 का विक्स लगभग 9% चढ़ा। तो इसके कारण आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रेशर शुरुआती में देखने मिल सकती है। टीसीएस के लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सेंटिमेंटली रिएक्शन स्टॉक में शायद ना हो। यूएस कोर्ट ने जो है एक विसल ब्लोअर केस था, वो जो है कंपनी के फेवर में जो है अनाउंस कर दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। जीआरएससी के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के टगपोर्ट निर्माण के जो इनके एक ऑर्डर था $21 मिलियन का, उसको रद्द कर दिया गया है। ऑफकोर्स ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट है, लेकिन चिंता ना करें, जीआरएससी के जो एक्सपोर्ट्स है ग्लोबली ऑर्डर, वो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आयरेडा की बात करें तो जेंसॉल के खिलाफ जो है डीआरटी जो ट्रिब्यूनल होता है रिकवरी का, वहाँ पे उन्होंने याचिका डाली है 730 करोड़ रुपए के वसूली के। और हमने पहले ही ईटी नाउ स्वदेश में हमारी मुहिम में आपको पहले ही बता दिया था 2 से 3 महीना पहले कि इस कंपनी में जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, और इससे आप सतर्क रहे। और अब देखिए धीरे धीरे करके यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, खास करके रिकवरी को लेकर। ऑफकोर्स एनपीए भी इन्हें घोषित कर दिया गया था आयरेडा को। हिंदुस्तान जिंक, आंध्र प्रदेश सरकार से जो है इनको एक प्रीबिड मिला है मिनरल ब्लॉक का, एक बिडिंग का इनको जो है मिला है। और ओवरऑल एबीएफआरएल पे जो है खास करके नज़र रखिएगा। आज जो है रिकॉर्ड डेट भी है और ओवरऑल एक्स डेट भी है उनके डीमर्जर का। अब इनका डीमर्जर जो है इनके कपड़े के बिजनेस का एबीएफआरएल एक रहेगा और दूसरा जो है लाइफस्टाइल बिजनेस रहेगा। और अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो दूसरे कंपनी में भी आपको एक शेयर मिलने वाला है। स्ट्रीट का मानना है कि वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। और आखिर में 5 स्टॉक्स का लिस्ट है, डायरेक्टर साहब फायर करें। एफएनओ से बाहर होने वाले हैं शेयर्स, ये अगस्त 1 से जो है लागू होगा। 5 कंपनी है जो नज़र पे रहने वाली है। सबसे पहला है ऑफकोर्स हिंद कॉपर, महानगर गैस, पिरामल एंटरप्राइजेस, आरती इंडस्ट्रीज और आईटी स्पेस से बिरला सॉफ्ट। तो इन स्टॉक्स पे भी जो है आपको नज़र रखनी होगी। वायदे बाजार से ये निकल रहे हैं 1 अगस्त से। कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ कुणाल परार भी अब जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके मॉर्निंग कॉल्स ही बता दीजिए, कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर कमाई के मौके दिखेंगे आज? गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग कॉल की बात करें तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो है वो एंजल वन है। कल के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। डेली चार्ट की बात करूँ तो काफी अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो एंजल वन यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करते हैं तो पहला जो टारगेट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 2945 एंड 2945 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 3080 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड एसएल जो मेंटेन करेंगे वो रिसेंट का जो लो है 2750, यानी कि 3.5% का यहाँ पे एसएल आ रहा है। 2750 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। एंजल वन पे फोकस करके चलने की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा जो स्टॉक है जहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है वो है चोला फाइनेंस। स्टॉक फिलहाल इस लेवल पे 1600
50 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे है। आर्ली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। आप अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे भी स्टॉक पिछले कई दिनों से अपवर्ड राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद आई थिंक वो अनचार्टेड टेरिटरी में भी आ जाएगा। तो एज पर द एमओएम थ्योरी वहां से और भी अच्छी खासी बढ़त हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 1656 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो 1600 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1700 का पहला टारगेट है और 1700 जैसे ही ब्रेक होगा 1770 1770 तक के भी टारगेट आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। नजरिया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आते हुए कुणाल से। लेकिन कुणाल, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। सबसे बड़ा सेक्टोरल इंडेक्स था कल के सत्र में और कई सारे स्टॉक्स में तेजी दिखी। डीएलएफ, फीनिक्स मिल्स, लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स सभी तेजी के साथ कल के सत्र में बंद हुए थे। आईटी सेक्टर पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली, लेकिन दूसरा क्वेश्चन रियल एस्टेट पर ही होगा। कुणाल, क्या राय होगी आपकी रियल एस्टेट सेक्टर के इन स्टॉक्स पर और कोई खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर? नो डाउट पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली हमें रियल एस्टेट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लोढ़ा की बात करें, डीएलएफ की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, एक अच्छी खासी रैली हमें ये सारे के सारे स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन लोढ़ा और डीएलएफ को मैं होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। नई खरीदारी वहां भी हम नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड ओबेरॉय रियल्टी इस पे फोकस करके चलना चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2180 के अराउंड है। मल्टीपल सपोर्ट 2120 के लेवल पे आ रहा है, तो 2120 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। रीजनल लेवल पे 2180 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है आने वाले दिनों में ये 2230 और 2230 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 2300 तक के लेवल ऐसे टारगेट दिखा सकता है। और हाथों हाथ ओबेरॉय रियल्टी की भी बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1730 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे 1690 का होगा। फिलहाल 1730 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1690 का आप यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं 1760 का पहला टारगेट होगा 1760 एंड अगर वो ब्रेक होता है जो एक हिडन रेजिस्टेंस भी है काउंटर के लिए, तो आपको वन वे में ये 1810 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे जो है फोकस में ओबेरॉय रियल्टी रहेगी। कुणाल की ये पिक है। लेकिन किरण सर, सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और ये हमने दर्शकों को बता भी दिया है। लेकिन ये एलिवेटेड लेवल्स आए हैं, यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है लगता है हो पाएगा यहाँ पे, या थोड़े इसमें बने रहें स्टॉक्स पे? अगर इस पे बात करें तो अगर करंट लेवल्स की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन की, तो यहाँ पे जो है एक अच्छी मोमेंटम तो ज़रूर देखने मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जो है आप कह सकते हैं फॉलो ऑन बाइंग भी देखने मिला। 5460 के लेवल्स के ऊपर है। यहाँ पे थोड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ले अगर पोजिशनल ट्रेड है, या थोड़ा और रुके। पर हमें लगता है कि थोड़ी आज मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है इंटरग्लोब एविएशन में। ऑफकोर्स वैल्यूएशंस हायर साइड में ज़रूर है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे क्या और फेज बाकी है या थोड़ी मुनाफा से कर सकते हैं? किरण बताएं। सो इंडिगो की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आउट परफॉर्मर रहा है। और अगर आप बात भी करोगे कि हमारे यहाँ जो अगर एविएशन स्टॉक्स है उसमें एक मोनोपोली टाइप्स ही इंडिगो अभी रन कर रहा है, तो वो एक टेलवेंट फंडामेंटल जरूर से। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आप देखोगे तो मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। भले ही स्टॉक हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो बुलिश जोन से नॉर्मल एक न्यूट्रल जोन के अंदर आ चुका है। दूसरा, लास्टली जो एक रैली हमने देखी है उस रैली के अंदर खास कुछ वॉल्यूम्स नहीं है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 5400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए जिनके पास भी ये पोजिशनल ट्रेड है। नया बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा है विच कुड बी अ वेरी रिस्की ट्रेड, बट फिर भी मेरे हिसाब से 5400 के नीचे एक बार के लिए यहाँ पे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जैसे ही 5400 ब्रेक करेगा, देयर आर वेरी गुड हाई चांसेस कि हम 5100 तक के एक प्रॉफिट बुकिंग जोन देख सकते हैं। तो इंडिगो के अंदर मेरे हिसाब से 5400 का एक स्टॉप लॉस और शॉर्ट करना है तो उस लेवल के नीचे ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मयूरेश जोशी विलियम ओनेल से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मयूरेश। मार्केट्स कैसे लग रहे हैं अभी? यहाँ पे ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज जो थोड़ा सा लग रहा है कि डेंटिंग है, लेकिन भारत का जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है, मैक्रोज है, वो टुवर्ड्स स्ट्रेंथ साइड में है। अर्निंग सीजन भी टुवर्ड्स द फैग एंड है। अर्निंग्स लार्जली ब्रॉडर इंडिसेस ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है।
छोटे मोटे ईपीएस अपग्रेड्स भी देखने मिल सकते हैं लास्ट टाइम से। तो इंपॉर्टेंटली मयूरेश, इंडिया कैसे प्ले आउट कर रहा है? अभी ग्लोबल क्यूज तो सडनली अभी और थोड़ी नेगेटिव आ गई है। पहले ग्लोबल ट्रेड टैरिफ इश्यूज था, फिर वॉर था, अब एक और जो है आप कह सकते हैं जो बॉन्ड यील्ड है 30 ईयर का वो 5% के ऊपर जा रहा है। तो ये जो है छोटे मोटे करेक्शंस होने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ लगता है सस्टेन्ड प्रेशर आ सकता है? मयूरेश। मॉर्निंग शरद। नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक ग्लोबल मैक्रो फ्रंट पे जो अनसर्टेनिटी है वो शायद बरकरार रहेगी। बॉन्ड यील्ड्स की जो आपने एक मूव देखी, 30 ईयर यूएस ट्रेजरी मूव्ड अबाउट 5%, जो 10 ईयर ट्रेजरी है दैट मूव्ड अबाउट 4.5%। और इंडिकेशंस दो काउंट पे है। एक, आई थिंक इन्फ्लेशन वापस काफी स्टिकी हो रहा है, नॉट जस्ट इन द यूएस कॉन्टेक्स्ट बट इवन इन द यूके कॉन्टेक्स्ट। यूके का अगर आप इन्फ्लेशन डेटा पढ़े तो वहां पे भी आई थिंक स्टिकीनेस है, एंड दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय देयर ओन बॉन्ड यील्ड्स एज वेल। एट द सेम टाइम आप जापानीज 30 ईयर और जापानीज 10 ईयर यील्ड्स भी देखें, तो देयर इज दैट इनहेरेंट रिस्क एंड फियर ऑफ द येन अनवाइंडिंग ट्रेड एज वेल। और इसकी वजह से आई थिंक जो ग्रोथ डायनामिक्स हैं, वेदर यू कॉल इट ऑन ट्रम्प पॉलिसीज, ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज, क्या होगा नहीं होगा जून एंड तक हमें पता चलेगा, और व्हाट एक्चुअली प्रॉब्ली गोस थ्रू। और इसलिए आई थिंक अगले कुछ हफ्तों के लिए ग्लोबल मैक्रोस पे अनिश्चितता जरूर बरकरार रहेगी। व्हाट दिस रियली मीन्स इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी इज एनीबडीज गेस। बट अगर टैरिफ इम्पोजिशंस जो हम सोच रहे हैं और अगर मॉडरेटेडली कैलिब्रेटेड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक ग्लोबल ग्रोथ को एक झटका लग सकता है, वो थोड़ा कम लग सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। At the same time, I think expectations in terms of growth coming back slowly and steadily will mean जो इन्फ्लेशन पे उस पे काबू आ जाएगा, बट उसको थोड़ा समय लगेगा और ये थोड़ा डिफर हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो मार्केट्स ब्रेस कर रहा था, क्या एक शार्प इंटरेस्ट रेट कट साइकिल हम देखेंगे ग्लोबली, आई थिंक वो थोड़ा डिले या डिफर भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम अ ग्लोबल मैक्रो स्टैंड पॉइंट वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी जो हमारे बाजारों में भी देखी जाएगी। Whether this is structural in nature, to answer your question, it's too early to say. But risk factors अभी भी I think system में बरकरार है। India's macro specifically from a crude perspective, crude prices काफी उतर चुके हैं। Raw material prices have come down significantly because of the crude correction as well. और इसलिए मुझे लगता है I think जो ट्रेड डेफिसिट है वो ठीक ठाक रहेगा इंडिया के लिए, अच्छा खासा कम होगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है कि पहले और दूसरे तिमाही में ये फिस्कल ईयर में शायद बॉटम आउट हो और सेकंड हाफ में एक रिकवरी देखने मिले। और इसलिए आई थिंक मैक्रोज और माइक्रोज फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंडिया इज बेटर प्लेस्ड, बट वी कैनॉट शन अवे द फैक्ट कि अगर ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल मैक्रोज थोड़े खराब रहते हैं, वॉलेटाइल रहते हैं, तो थोड़ा इस पे भी असर पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरल डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ मार्केट्स के लिए, बट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड शायद निफ्टी के लिए रहेगा। एंड देयर विल बी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जहाँ पे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक रह सकती है डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर के लिए, शायद वो थोड़े पॉकेट्स ठीक ठाक। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मयूरेश, मैं आपसे इंडसइंड बैंक को लेकर भी सवाल पूछना चाहूँगी। नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे, कई सारे रेगुलेटरी इश्यूज़ है और कल बोर्ड ने कहा कि शायद और भी रेगुलेटरी इश्यूज़ होंगे। स्टाफ का ही थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस पर और इंक्वायरी बोर्ड करेगी और कुछ कमेंट्री भी फ्यूचर में निकल कर आ सकती है अगले 1-2 महीने में। लेकिन इंडसइंड बैंक पर अगर किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आपकी क्या फंडामेंटल व्यू क्या रहेगा आपका इंडसइंड बैंक पर? आई थिंक नंबर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी थोड़े निराशाजनक रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है कल नतीजों के बाद, दे वांट फुल स्केल अकाउंटेबिलिटी, कंप्लायंसेस में कोई उनको अभी दे शुड नॉट बी हैविंग एनी लैप्सेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एज वेल। और इसलिए आई थिंक जो एक ट्रस्ट फैक्टर इरोड हुआ है ये बैंक में, स्पेसिफिकली इन्वेस्टर कम्युनिटी का एज वी स्पीक, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एट प्ले, कहीं ना कहीं उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई थिंक द न्यू सीईओ जो आई थिंक निर्देश दिया गया है कि जून तक हमें आप नाम दे दीजिए, जो रेगुलेटर ने कहा है, कौन सीईओ बन के आता है, कैसे आई थिंक बैंक को कोर्स करेक्ट पाथ पे वापस लेके आती है नई मैनेजमेंट, ये देखना बहुत लाजमी होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जल्दबाजी ना करें। कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे रीबिल्ड करेंगे ट्रस्ट फैक्टर, कैसे रीबिल्ड करेंगे बैलेंस शीट, कैसे रीबिल्ड करेंगे पूरी एक जो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर कम्युनिटी की इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट
रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसको थोड़ा समय लग सकता है। तो शायद एक नीजक रिएक्शन के बाद ऑन द डाउन साइड, probably looking at numbers and commentary and what has probably come through in terms of the audit जो ऑडिट से बाहर निकला है, कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेड में ये स्टॉक फंसा। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करने की सलाह इंडसइंड बैंक पर, लेकिन इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अंकुर भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताया क्या है पूरी डिटेल्स जिसका इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पर भी दिख सकता है? जी हाँ, इंडसइंड बैंक में अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, रेगुलेटर को बात बताई जाएगी, क्योंकि बैंक ने माना है कि यहाँ पर एक फ्रॉड हुआ है। अब इसको हम क्लैरिफाई कर दें कि अभी तक बैंक ने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया था, चाहे 20 मार्च की बात करें या फिर अप्रैल में, जब अलग अलग अकाउंटिंग फर्म्स को रखा गया था इसकी ऑडिट करने के लिए बैंक का, लेकिन अब बैंक यहाँ पे मान रहा है कि बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिर्फ ये एक इंटरनल मामला नहीं है, बल्कि इसकी आउटसाइड जांच भी होनी चाहिए। अब ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वॉल्व अगर होंगी तो मामले की गहराई से जांच होगी। हालांकि बैंक ने बोला है कि वो एक्शन इस पर और आगे जारी रहेगा, और ऑलरेडी बैंक में तो एमडी की, सीईओ की बात करें या डिप्टी सीईओ की बात करें, ऑलरेडी अपना वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने प्रोविजनिंग कर ली है। 1200 करोड़ रुपए का पूरा मामला पाया जाता है, ये जो डिस्क्रिपेंसी पाई है। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो 1960 करोड़ का जैसा उम्मीद थी डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में, वैसा प्रोविजनिंग हुआ है। लेकिन आगे जाके भी सवाल बने रहते हैं कि मामला यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस का नहीं है, बल्कि लोग अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर एक जांच हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं सूत्रों के मुताबिक, और खासकर सीईओ के जो नाम है वो आरबीआई के दरवाजे तक जल्द पहुंच सकते हैं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आउटसाइड कैंडिडेट्स का चयन होगा, कोई इंटरनल बैंक का कैंडिडेट होने की संभावना काफ़ी कम है। इस समय ऑलरेडी आरबीआई ने एक कमेटी बनाई हुई है, वो डे टू डे ऑपरेशंस को देख रहा है। लेकिन ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मामला सिर्फ बैंक से सीमित ना होकर अब या तो रेगुलेटर या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसके दरवाजे तक पहुंच सकता है। ये बिल्कुल, इंडसइंड बैंक के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है। ऑफ कोर्स अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट आया है और उनके जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसके बताने के लिए पूरी डिटेल्स से वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताएं इंडसइंड बैंक के क्या क्या डाउनग्रेड्स आ रहे हैं? डेफिनेटली देखिए, तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जितने भी हैं सब ने इस काउंटर को डाउनग्रेड किया है। किसी ने सेल का कॉल दिया है, और प्राइस टारगेट तो सबने काटे हैं, चौतरफा प्राइस टारगेट काटे गए हैं। एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड किया है, इक्वल वेट से अब अंडर वेट का कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 755 से काट के 700 रुपये का दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो बेयर केस है वो अब इस काउंटर पर प्ले आउट होते हुए आपको नजर आएगा, इसके लिए अब ये अंडर वेट हो रहे हैं। जो इनकरेक्टली क्लासीफाई हुआ है एमएफआई का स्लिपेजेस, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज जो है इस कंपनी के लिए आया है, और वैल्यूएशन जो है अब इस पूरे केस के बाद इनको काफ़ी महंगे लगते हैं, और आगे चल के दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती है। इन्वेस्टेक्स सेल का कॉल दिया, प्राइस टारगेट 650 से काट के 625 का दिया है। इनका कहना है कि जो पीएनएल इम्पैक्ट है फ्रॉड के चलते वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक नेगेटिव सरप्राइज जो है इनको यहाँ पे दिखाई देता है। आईएफएल देखिए, इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, ऐड से अब रेड्यूस का कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 910 से काट के सीधे 690 का दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने की है कि जो जर्नी है डिस्क्रिपेंसी से अब फ्रॉड के तरफ जारी है, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो है इनके लिए है। FY 26-27 के लिए इन्होंने अपने अनुमान में 40% के आसपास की कटौती जी है वो की है, और इनका कहना है कि अब नए सीईओ कब आएंगे, क्या होता है, उसके ऊपर नज़र होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नुवामा, इन्होंने भी यहाँ पे रेड्यूस का कॉल दिया है, और प्राइस टारगेट जो है 750 से काट के 600 रुपये का किया है। इनका भी कहना है कि काफ़ी नेगेटिव सरप्राइजेस जो है वो यहाँ पे देखने मिली है, और FY 26 के लिए विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक दिक्कत की बात है। एक्सिस को देखिए या फिर बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आई है, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं। नेगेटिव सरप्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, जैसे कि आईएफएल का नोट कह रहा है कि पहले डेलिक्वेंसीज पे यहाँ पे फोकस था, अब तो ये पूरा किस्सा जो है वो फ्रॉड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है।
पे भी ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड्स इंडसइंड बैंक के देखते हुए, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स फ्रॉड का तो इश्यूज है ही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। और ऑफकोर्स ये जो प्रॉब्लम्स है इंडसइंड बैंक में, ये जनवरी से ही हमें देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स इस क्वार्टर में इतने सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आए हैं, अर्निंग्स हो, कमेंट्री हो या ब्रोकरेज डाउनग्रेड हो, तीनों में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि इंडसइंड बैंक का वेटेज निफ्टी बैंक में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन किरण, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा इंडसइंड बैंक का, ज़रा बताएं। जब भी इस प्रकार की कोई न्यूज आती है तो डेफिनेटली वैसे लेवल इतने ध्यान में काम नहीं करते। बॉटम फिशिंग के लोग के लिए लोग ये जो लेवल यूज करते हैं, लेकिन हमारा नजरिया ये है कि इस प्रकार की न्यूज के टाइम पे आपको बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है इसमें तो एक बार के लिए आप 750, ऑफ कोर्स उसके नीचे ही खुल सकता है स्टॉक, बट 750 को ध्यान में रखिए। अगर 750 ब्रेक होता है तो इसका जो प्रीवियस बॉटम था 650, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, और 650 टूटने के बाद तो और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी 750 टूटते ही आपको मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और कुणाल, आपकी भी राय ले लेते हैं इंडसइंड बैंक में। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ अवॉइड या सेल कॉल आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल्स रख रहे हैं? अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट के बारे में बात करें तो आज तो डाउनग्रेड्स भी देखने मिल रहे हैं इंडसइंड बैंक के। वेल, न्यूज नेगेटिव है, बट ऑब्वियसली गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस है, और गैप डाउन ओपनिंग में आपको प्रॉपर एसएल वहां पे मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की ही सलाह दूंगा। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 769 के अराउंड का क्लोजिंग है। हो सकता है कि ये स्टॉक अब हमें निचले लेवल पे 710, और अगर ये ब्रेक करे तो 670 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो 670 तक के लेवल्स इंडसइंड बैंक पर नजर आ सकते हैं। कमजोर नतीजों के बाद कमजोर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और अभी भी रेगुलेटरी हर्डल्स खत्म नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं इंडसइंड बैंक के लिए, जिसके चलते यहां पर आज के सत्र में कमजोरी दिखेगी। लेकिन इसके अलावा मयूरेश, मैं आपकी राय डिफेंस सेक्टर और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर लेना चाहूँगी। हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखी है, लेकिन वैल्यूएशंस के नज़रिए से देखें तो डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ अपसाइड इन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नहीं दिखेगा? इवेंट्स तो काफी है, तो मुझे लगता है जो ऑर्डर बुक अभी भी है काफी तगड़ा है, जो रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है अगले 5 या 6 वर्षों के लिए। जो सप्लीमेंट्री ऑर्डर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद 40,000 करोड़ का, वहां पे जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर आने स्टार्ट हो सकते हैं, वो एक सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकते हैं, और ये मार्जिन्स, अच्छे मार्जिन्स के साथ ऑर्डर्स रहेंगे। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन इज वन रिस्क फॉर ऑल डिफेंस कंपनीज, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो टाइमलाइंस के साथ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा इनको, और जो कर रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक ही आते रहेंगे और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा। तो सेकंड पार्ट जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो हमारे इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी कैपेबिलिटीज आर कमिंग टू द कोर, और ये पूरा जग देख रहा है कि जो आज इंडिजिनियस डेवलप कैपेबिलिटीज है, ये वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज है, डिफीटिंग वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट हो, एक्सेट्रा। और इसलिए आई थिंक जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आज यूरोप बड़े टेंडर देख रहा है उनके डिफेंस स्पेंडिंग के हिसाब से, एंड लॉट ऑफ कंट्रीज आर लुकिंग एट दैट। तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और बिकॉज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के मार्जिन और भी बेहतर रह सकते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये सेक्टर शायद फोकस में रह सकता है। यस, आई एग्री, वैल्यूएशंस कुछ स्टॉक्स के लिए ओवर द रूफ हो चुके हैं, बट इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट वेल, जो मुझे लगता है, क्योंकि टाइमलाइन के साथ ये सारे ऑर्डर आएंगे, मुझे लगता है शायद नंबर भी शायद बैलेंस शीट पे आते रहे, तो जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए क्वालिटेटिव डिफेंस स्टॉक्स विद इन द। ठीक है, तो ये नज़रिया डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स को लेकर। लेकिन इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे परसों आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक करीब 6% की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया था। एक तो वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, और उसके अलावा जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया था, अपने टारगेट प्राइस घटाकर 15,650 रुपये कर दिया, और उनका मानना है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफ़ी लेट हो रहा है, जिसके चलते एक चिंता है कंपनी के लिए, जबकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, किरण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 6% की गिरावट के साथ कल स्टॉक बंद हुआ था, टेक्निकल नज़रिए से देखें तो क्या राय होगी आपके पास, और अगर ऑलरेडी किसी के पास पोजीशन है या नए पोजीशंस लेने हो तो उनके लिए क्या राय होगी? ओवरऑल डिक्सन की अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिन 15 दिन का चार्ट देखें तो डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, जो नेगेटिव पैटर्न है। लेकिन अगर आप
उससे थोड़ा लंबा नजरिया रखे तो डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा था, उसके रेजिस्टेंस के साथ ही स्टॉक्स के अंदर एक फॉल आया है। साथ ही साथ आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, उसको अगर हम कंसीडर करें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, जिसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना कहीं 15,050 या 15,100 के आसपास है। कल हमने देखा था कि 15,270 280 जो उसका 100 डेज मूविंग एवरेज है, वहां से ही रिवर्सल आया है। तो आज के सत्र में हमें देखना रहेगा 15,100 से 15,200 का लेवल, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये स्टॉक और भी गिर सकता है। तो 15,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 16,000 का लेवल क्रॉस करे तो ही हमें बाई करना है। तो नई खरीदारी 16,000 के ऊपर करनी है, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको 15,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो नई खरीदारी करने के लिए वेट करने की सलाह यहाँ पर होगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक में कल भारी गिरावट दिखी थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई हेलो एंड वेलकम। और आप देख रहे हैं मार्केट प्री ओपनिंग, और यहाँ पे देखिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, कुणाल, मयूरेश और किरण जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ मेरी सहयोगी आशीषा भी है। अभी मार्केट्स देखें तो अभी जो ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी के जो ओवरऑल इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं वो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है। जिस तरह ग्लोबल क्यूज डेवलप हुए, खास करके जो प्रेशर आ रहा है यूएस के बॉन्ड डील्स को लेके, ओवरऑल जो है भारत में बात आएँ तो जो मार्केट्स है आप कह सकते हैं अर्निंग स्पेसिफिक रिएक्शन ज़्यादा देखने मिल रहा है। बट अभी प्री ओपन में जो है अभी कहेंगे कि बाजार में जो है ऑलमोस्ट अनचेंज 24,800 के ऊपर जो है ये अभी लेवल्स लग रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये जो ऑर्डर्स हैं वो आपको जो है अगले 7 मिनट में देखने मिलेंगे। बट लार्जली जो है FIs की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे FI दोनों ही बायर रहे हैं। निफ्टी बैंक ऑफकोर्स देखिएगा कि एक रेंज में रह सकती है। ऑफकोर्स 55,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे नज़र रहेगी, वही निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 24,800 का भी जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। ऑफकोर्स आज जो है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी हमारी जो है नज़र रहने वाली है, और ओपनिंग ट्रेड के जो इंपॉर्टेंट कॉल्स है उस पर भी हम जो है फोकस करने वाले हैं। किरण, मार्केट्स की जो ओपनिंग है थोड़ी देर में होने वाली है, प्री ओपन होने वाली है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लगता है, क्या देखने मिल सकता है? करेंटली थोड़ा सा गैप डाउन आ सकता है निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी को अगर हम ध्यान में रखें तो डेफिनेटली कुछ गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है फॉर द इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव तो 24,650 से लेके 24,700 इस किसी रेंज में अगर मार्केट जाता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। आज के इंट्राडे के हिसाब से 24,650 हमारे लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तो सेकंड हाफ ऑफ दिस डे हम रिकवरी देख सकते हैं, और ऊपर में 24,800 तक के लेवल वापस आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स वुड बी द प्रेफर्ड स्ट्रेटजी। मार्केट प्री ओपन में जो है आंकड़े देख रहे हैं आपके सामने, 24,750 के नीचे आ गया है, लगभग 70 पॉइंट्स का जो है कट आया है। और वही सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 450 पॉइंट का गिरावट आया, 81,100 लेवल्स के पास है। और या इन पे जो है ऑफकोर्स देखेंगे थोड़ी सी सेलिंग जो है थोड़ी बढ़ते हुए, लेकिन जो पूरा रेट है वो फिक्स होगा, उसमें 2 से 3 मिनट और लगने वाले। कुणाल, क्या लग रहा है निफ्टी बैंक का, यहाँ पे क्या पोजिशंस लग रहे हैं? निफ्टी तो गैप डाउन ओपनिंग दिखा के संकेत दिखा रहे हैं। कुणाल? वेल, निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी फिलहाल जो व्यू बन रहा है वो एक साइडवेज का ही बन रहा है। 55,075 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है निफ्टी बैंक पे। लो लेवल पे 54,400 का काफी अच्छा सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी कई बार लगातार ले चुका है। इतना ही नहीं, ऊपरी लेवल की बात करें तो 55,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। सो पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूम रही है, 55,500 से लेके 54,400। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी इसी रेंज में जो बैंक निफ्टी है वो अपनी मोमेंटम दिखा सकती है। आइदर साइड का ब्रेकआउट ही फर्दर डायरेक्शन डिसाइड करके चल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे कोई खास मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं ये नजरिया आता हुआ इंडेक्स लेवल पर, लेकिन प्री ओपन में बाजार में गिरावट से ओपनिंग के संकेत, करीब 70 अंक, इनफैक्ट अभी 105 अंक गिरकर 24,700 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स में भी आज के सत्र में 200 से 250 अंकों की गिरावट, प्री ओपन के रेट्स अभी के लिए सेटल होते हुए। लेकिन इस बीच BEL स्टॉक पर किरण सर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। 3.5% की तेज़ी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर का कल के सत्र में आज भी तेज़ी के साथ प्री ओपन के संकेत। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नुवामा की कल बड़ी रिपोर्ट थी जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी दिखी, नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे। क्या राय होगी इस स्टॉक पर, टेक्निकल्स पर? का चार्ट देखिए तो एक्सट्रीम ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो नई खरीदारी के लिए तो वो व्यू नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास है
वो डेफिनेटली इस रैली को राइड कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था कि 370 के आसपास का एक रीसेंट टॉप बना था, उसके चलते 2 दिन मार्केट में गिरावट रही थी। तो 370 वुड बी द स्टॉप लॉस, जिनके पास भी वो होल्ड रख सकते हैं 370 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये नज़रिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, लेकिन प्री ओपन में इंडसइंड बैंक 10% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, कमज़ोर नतीजे और कई सारे इश्यूज जो कंपनी फेस कर रहा है डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस को लेकर, जिसके चलते 10% की भारी गिरावट। प्री ओपन में 692 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। हम रेट्स को सेटल होने देंगे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन है कि इंडसइंड बैंक गिरावट के साथ ही खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा कुणाल, आपसे पूछना चाहूँगी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये यहाँ पर प्री ओपन में 0.7% की तेज़ी दिखी है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। चार्ट्स पर देखें तो क्या राय होगी इस स्टॉक पर? वेल, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, 11,745 के अराउंड फिलहाल ओपनिंग में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। व्यू फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके पॉजिटिव साइड का ही है। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 12,265 से लेके 12,850, और लो लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो 11,500 का है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि पोजीशन बना के रखनी चाहिए और नई पोजीशन, नई खरीदारी भी करके चलनी चाहिए 11,500 के एसएल के साथ। कल यहाँ पे नजर जरूर रखिए, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन को एक बार लेके आते हैं चार्ट पे। यहाँ पे देखिए प्री ओपन में जो है कैसी मोमेंटम आ रही है। इंटरग्लोब एविएशन एक बार स्क्रीन पे लाइए। यहाँ पे देखेंगे कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुनाफा वसूली के इनिशियल संकेत तो नहीं देखने मिल रहे हैं, अभी भी रेट्स जो है फिक्स हो रहे हैं। मयूरेश, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। स्टॉक में एक अच्छी रनअप आई, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और ऑफ कोर्स ये वाला जो क्वार्टर रहता है थोड़ा सा वीक रहता है अगर आप ट्रैवल के हिसाब से बात करें तो। फिर मानसून का भी इम्पैक्ट है, बट नेवरदलेस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, बट स्ट्रेंथ तो दिख रहा है आज। और आई थिंक जो टेलविंड है सबसे ज्यादा शरद ये स्टॉक के लिए है क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो एटीएफ प्राइसेस यूज करती हैं प्लेन्स, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। और जैसे मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, क्रूड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट अ लोअर लेवल एज वेल। क्रूड लगभग 45% होती है इनके पूरी इनपुट कॉस्ट की, और अगर क्रूड में एक सस्टेन्ड गिरावट रही और एक सस्टेन्ड लोअर लेवल के प्राइसेस रहे, तो कहीं ना कहीं जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स रहते हैं प्राइसिंग को लेके, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो नए प्लेन्स काफी कॉम्पिटिटर्स ने ऑर्डर किए हैं उसको आने के लिए भी समय लगने वाला है। इसलिए इनकी जो एक लीडरशिप पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ राउट्स ऑफ दे ऑपरेट आउट ऑफ, जो इंटरनेशनल राउट जो बेटर मार्जिन है इनके लिए, वो नए नए आई थिंक राउट्स पे ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो पैसेंजर लोड फैक्टर्स हैं along with expected yields and the amount of miles because of increased export destinations या overseas destinations, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग लेवरेज क्रिएट कर सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक स्वीट स्पॉट में है इंटरग्लोब एविएशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स पुट टुगेदर। इंटरग्लोब एविएशन स्वीट स्पॉट पे ज़रूर है, लेकिन एक बार बीएससी को लाते हैं फोकस पे। या बीएससी को यहाँ पे देखेंगे, ओवरऑल मोमेंटम जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है कि वैल्यूएशंस को लेके जो है कुछ सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे तो लार्जली अनचेंज्ड है, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली की जो है कुछ सिग्नल्स आ सकते हैं। उस कल सेशन में भी हमने देखा था कि लगभग 3% की जो है गिरावट आई थी, और अभी जो है बीएससी फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, बट सवाल ज़रूर उठ रहे हैं वैल्यूएशंस को लेके जिस तरह स्टॉक में रनअप आए हैं। तो मयूरेश, यहाँ पे बीएससी पे जो है थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है पोजिशनल ट्रेडर्स के। पॉसिबल है, और अगर आप एक वैल्यूएशन चेक कर लें विद इन बीएससी एंड एनएससी, तो कहीं ना कहीं थोड़े एलिवेटेड लग रहे हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक जो ऑप्शंस की एक रेगुलेटर ने रणनीति की है, ऑब्वियसली बीएससी इज गेनिंग ट्रैक्शन उनके वीकली ऑप्शंस में। एक्सपेक्टेशन यही है फ्रॉम अ बिग मैक्रो पर्सपेक्टिव कि जो नंबर ऑफ डीमैट खाते हैं या एडिशंस हैं ये बढ़ते ही जाएंगे। इनका जो एन्युटी वाला बिजनेस है ये ठीक ठाक रहेगा। इनका जो डीमटेरियलाइजेशन वाला बिजनेस है ये ठीक ठाक रहने की उम्मीद है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बट कहीं ना कहीं आई थिंक रनअप जो हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में, आई थिंक इज प्राइसिंग द स्टॉक टू परफेक्शन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक एक प्राइस टू परफेक्शन जैसा सिचुएशन हो गया है बीएससी के स्टॉक। तो ये नज़रिया बीएससी पर। याद रखें, स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ, और पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक पर दिखी है। 7,200 के आसपास कल के सत्र में बंद हुआ था।
लेकिन निफ्टी कंपनियों में सन फार्मा, आईटीसी और ग्रासिम के नतीजे आ जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सन फार्मा पर नजर डालते हैं, किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए, नतीजे किस तरह के होंगे। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। देखिए, हमें लगता है कि सन फार्मा के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। आप आय में अगर आप देखेंगे तो 9-9% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। कंपनी का मुनाफा जो है उसमें भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, करीब 6.5% के आसपास की 2830 करोड़ पे आएगा। और कंपनी के मार्जिन जो है वहाँ करीब 240 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 25.3% से बढ़ के 27.7% के आसपास आएगा। इनफैक्ट इस कैलेंडर ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा ने लगातार 27-28% के आसपास के मार्जिन डिलीवर किए, तो हम मान के चल रहे हैं इस बार भी वो डिलीवर करेगी। आप जोग्राफिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया, इमर्जिंग मार्केट में इस कंपनी की ग्रोथ जो है 10 से 13% के आसपास रहेगी। यूएस के मार्केट जो रेवलीमेड की सेल्स है वहाँ से कंपनी को मदद मिलेगी। इसके लिए 485 से $500 मिलियन के आसपास के सेल्स जो है वो इस कंपनी के यूएस मार्केट्स में आ सकते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ साल दर साल तो थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 15 से 17% के आसपास की गिरावट होगी, क्योंकि जो माइलस्टोन बेस्ड रेवेन्यूज़ थे वो पिछले क्वार्टर में थे करीब $45 बिलियन के आसपास के, तो वो इस क्वार्टर में नहीं होंगे, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस पे भी देखने मिलेगा, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही गिरावट होगी, साल दर साल शायद वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। मार्जिन्स वैसे तो बढ़ेंगे, लेकिन R&D स्पेंड जो है वो भी बढ़ने वाले हैं, करीब 80 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास तिमाही दर तिमाही। तो इसके लिए शायद वो 28% का मार्जिन जो कंपनी क्लॉक करती थी वो नहीं कर पाएगी, लेकिन 27.5% के आसपास इस बार भी आने वाले हैं। हालांकि देखेंगे R&D स्पेंड्स का इम्पैक्ट कितना होता है। इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी करने वाली है उस पर तो सबकी नज़र रहने ही वाली है। तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है। हमारा मानना है कि इस क्वार्टर में भी वो प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, अर्निंग्स के पहले फ्लैटिश है सन फार्मा, आज अर्निंग्स आने वाले, लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स रहेगा। किरण, एक बार आपकी जल्दी से राय ले लेते हैं सन फार्मा पे। यहाँ पे ऑफकोर्स फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स में स्ट्रेंथ देखने मिला। अगर आप यूएस मार्केट की बात करें या भारत की मार्केट, तो यहाँ पे दोनों में ही जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल सकता है। टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं किरण, ज़रा बताएं। तो वो लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 1700 वुड बी द ग्रेट लेवल। तो जब तक 1700 ब्रेक नहीं होता, मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 1700 एक स्टॉप लॉस है। अगर 1700 ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में वापस से 1800 तक की रैली आपको देख सकते हैं। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि फार्मा के अंदर वापस नीचे के लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली सन फार्मा के ऊपर लॉन्ग करके जा सकते हैं 1700 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और स्टॉक है यहाँ पर जिस पर नज़र रखना ज़रूरी होगा। कल के सत्र में हमने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी गिरावट थी और ख़बरों में भी ये इंडसइंड बैंक कल 2.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी। मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रही है ऑडिटर्स अपॉइंट करके, यहाँ पर रिवाइवल की कोशिश लगातार जारी है। क्या लग रहा है इंडसइंड बैंक को लेकर? चार्ट क्या कह रहे हैं आगे के लिए? किरण जी, आपसे मेरा सवाल था। ओके, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल न्यूज काफी नेगेटिव है और प्री ओपन में जैसे हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक 700 के नीचे ओपन हो रहा है। ओवरऑल 750 एक क्लस्टर सपोर्ट था। नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 700 है। अगर 750 एंड 700 ये दोनों लेवल ब्रेक करते हैं तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी के लिए तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन जिनके पास है उनको ये स्टॉप लॉस मेंटेन करने रहेंगे। और 700 के नीचे फर्दर करेक्शंस एक्सपेक्टेड है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए नए ट्रेडर्स या नए इन्वेस्टर्स को। जिनके पास है वो 700 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक और स्टॉक है सीमेंस। कल यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। वायदा बाजार का स्टॉक है, ओआई भी काफ़ी अच्छा बिल्ड हुआ था। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या नए एडिशंस हो रहे हैं और आगे क्या दिख रहा है? चार्ट पे कैसा लग रहा है सीमेंस सर? सीमेंस की अगर हम बात करें तो जिस टाइम से यहाँ पे डीमर्जर हुआ है उसके बाद से लगातार नीचे के लेवल से एक शार्प रिकवरी हम देख रहे हैं। एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है 200 दिन की मूविंग एवरेजेस है। और ऊपर आप चार्ट पे देखोगे तो 3300 का एक क्लस्टर सपोर्ट भी था जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से आज के दिन के लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर 3300 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है, नहीं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो आज के लिए नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जिनके पास है उनको नीचे में एक 3270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उस स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए और आज की क्लोजिंग का वेट कीजिए। अगर 3300 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर डेफिनेटली लॉन्ग करके जा सकते हैं। स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। लगातार यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। पिछले एक महीने में देखें तो करीब 27% की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। कुणाल जी बताइए, भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स और भी दम है आगे जाने का, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। यूएस में भी गोल्डन डोम बनाने की बातचीत हो रही है, हर तरफ डिफेंस में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। क्या ये स्टॉक्स आगे और चलेगा? सही कहा। मतलब मैं यूएस में भी गोल्डन डोम बनाने की बात की है। यहाँ तक ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो इजराइल का जो डोम है उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसने पूरी की पूरी रणनीति चेंज कर दी है ग्लोबल लेवल पे। Now everything is focusing on this, air defense system only. एंड बीएल की बात करें, 383 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी खासी रैली हमें कल के दिन में देखने को मिली है। अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास है। एंड वैल्यू वाइज देखने जाए तो यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 420 से लेके 440 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है, बट नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। जो स्टॉक ऑलरेडी पोजीशन में उसके लिए है, होल्ड करके रखने की सलाह है। नई खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए अभी मार्केट ओपनिंग पे नज़र डालते हैं। और ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ जो है तो कमज़ोर देखने मिले, खास करके यूएस मार्केट से फिस्कल डेफिसिट्स की इशू आ रही है। थोड़े दिन पहले जो था डाउनग्रेड भी देखने मिला, और अब जो है जो उनका 30 ईयर्स का जो आप कह सकते हैं यील्ड है वो 5% के ऊपर आ गया। तो उसके कारण जो है ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन देखने मिली है। एशियन मार्केट्स भी मिले जुले संकेत बट टुवर्ड्स द लोअर साइड ट्रेंड कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी ने भी इम्प्लाई किया था कि यहाँ पे आपको जो है लगभग 70 से 80 पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिल सकता है। और जो सेटलमेंट जो नंबर्स आ रहे हैं वो 24,750 के नीचे देखने मिल रहे हैं। वही आप सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है गिरावट का एक्सपेक्टेशंस है, और जो लार्जली आप कहेंगे कि 81,300 10 to 20 लेवल्स पे जो है यहाँ पे जो है बंद हो रहा है। लेकिन अब इसके अलावा हम बता दें तो निफ्टी बैंक यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। और यहाँ पे अगर हेडलाइन स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लार्जली सन फार्मा जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड पे होल्ड कर रहा है। आज उनके अर्निंग्स हैं, लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आने वाले हैं निफ्टी में। बट ओवरऑल कहा तो ऑलमोस्ट 44 स्टॉक्स जो है अभी लाल निशान में जो शुरुआती तौर पे देख रहे हैं। खास करके इंडसइंड बैंक के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे जो है बड़ी जो है गिरावट या करेक्शन जो है देखने मिल रही है, खास करके उनके जो नंबर्स आए हैं और जिस तरह आप कह सकते हैं फ्रॉड कह सकते हैं उसके अनाउंसमेंट्स जो आ रहे हैं वो जो बाजार कर रहे हैं, और ब्रोकरेजेस के भी जो है डाउनग्रेड देखने मिल रहे हैं। अर्निंग स्पेसिफिक जो है ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि नाल्को में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी थोड़ा सेटल हो रहा है, 1:1 का इवन स्टीवेंस लग रहा है। और निफ्टी बैंक यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं गिरावट आ रही है, लगभग 180 पॉइंट्स का जो है कट देखने मिल रहा है। निफ्टी आईटी हमने सुबह आपको बता दिया था, जहाँ पे नास्डॉक 1.5% से ज़्यादा का गिरावट आया था और उनका विक्स भी बढ़ गया था। और आज जो है आईटी स्टॉक्स पे भी हमको सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। कल से ये एक ट्रेड रिवर्स हो रही है। इंडसइंड बैंक लगभग 5% की गिरावट आ रही है, और ये गिरावट जो है थोड़ी बढ़ते भी जा रही है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन HDFC बैंक, रिलायंस, इन स्टॉक्स में भी जो है सेलिंग देखने मिली है, और धीरे धीरे करके एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है डिक्लाइन के फेवर में जा रहा है। और ओवरऑल कहेंगे कि मार्केट जो है ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी सेलिंग आ रही है। रिलायंस देखे तो ऑलमोस्ट 0.5% का गिरावट आया है, ओपनिंग स्टार्ट हो गया है। सेंसेक्स जो है लगभग 81,230 लेवल्स पे है, 360 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी भी देखे तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आई है, 24,700 के लेवल्स आ गए हैं। और निफ्टी बैंक जो है 55,000 के नीचे ही जो है ओवरऑल ट्रेंड कर रही है, 54,900 के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और मार्केट जो है खुले हैं गैप डाउन के साथ। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मयूरेश मार्केट जो था एज एक्सपेक्टेड थोड़ी गैप डाउन है। वॉलेटिलिटी जो है पहले 1 घंटे में देखने मिलेगी, और यहाँ से जो है अब लार्जली देखें कि निफ्टी के सारे कंपनीज में भी जो है बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो ये जो है टुवर्ड्स द टॉप गेनर है, 0.5% ऊपर है। रिलायंस नेगेटिव में है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। सिप्ला, ICICI बैंक, HDFC लाइफ, अदानी पोर्ट्स, इन सारे स्टॉक्स में जो है अभी हरे निशान में है, पर बहुत कम ग्रोथ जो है आपको देखने मिल रही है इन स्टॉक्स में। अगर ब्रॉडर इंडेक्सेस की भी बात कर ले तो यहाँ पे नाल्को, NBCC जैसे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। बट नेवरदलेस जो लूजर्स है, अब बात करें तो रेशियो है वहाँ पे बड़ी गिरावट आ रही है। डिक्सन टेक में लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, स्टॉक 3% डाउन है। कोलगेट पामोलिव के नतीजे जो अनुमान से बेहतर नहीं आए थे, तो यहाँ पे भी सेलिंग देखने मिल रही है। अर्कन का भी जो है अर्निंग्स इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है, स्टॉक लगभग 3% की गिरावट पे है। तो ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी सेलिंग आ रहा है, अर्निंग्स इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है।
इंडसइंड बैंक ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है बहुत मोमेंटम जो है लूज हो रही है, बट अभी भी टुवर्ड्स द ग्रीन साइड है, तो इस पे भी नज़र रखेंगे। और एनएससी के इंडेक्सेस ट्रैकर की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, इनमें जो है बड़ा गिरावट ज़रूर देखने मिल रहा है, लेकिन आईटी जो है सबसे बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे है, और ये जो नास्डैक का जो गिरावट आया है उसके कारण जो है एक इम्पैक्ट आ रही है। अच्छा, एक ब्रेकिंग नाउ की एक न्यूज़ भी आ रही है जहाँ पे फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है अनुमान बढ़ा दिया है। तो अब देखिए एक मैक्रो इंडिकेटर भी जो है इसमें स्ट्रेंथ दे रहा है, और देखें तो फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है उसको बढ़ा दिया गया। इसके जो पूरे डिटेल्स है हम धीरे धीरे आपको लेके आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि जो मैक्रोज है भारत का वो अभी भी स्ट्रांग है। निफ्टी लेवल्स एक बार फिर आपसे रिवाइज करा देते हैं, 24,700 के नीचे है, 24,000, और भारत का विक्स ये जंप कर गया है, कल भी थोड़ा जंप किया था, और अब जो है टुवर्ड्स 18 के लेवल्स पे जा रहा है। तो ऑफकोर्स अगर विक्स बढ़ता है तो यहाँ पे जो है मोमेंटम थोड़ा सा लूज ज़रूर हो सकता है, खास करके अगले 2 घंटे में आज जो है ट्रेड रिवर्सल्स भी हो सकते हैं। निफ्टी हीट मैप की बात करें तो यहाँ पे जो लार्ज लूजर्स है यहाँ पे टाटा मोटर्स, टीसीएस, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स, नेस्ले, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स रहेंगे। और अगर गेनर्स की बात करें बैंकिंग सेगमेंट में, सिर्फ फेडरल बैंक ही होल्ड कर रहा है मिड कैप स्पेस में, बाकी सारे बैंक्स में जो है हल्की सी सेलिंग देखने मिल रही है, खास करके इंडसइंड बैंक जो इस लिस्ट में शामिल है। एफएमसीजी स्पेस में बात करें तो यहाँ पे लार्जली जो है सेलिंग देखने मिल रही है। रैडिको खैतान स्पिरिट्स कंपनी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है, बट कोलगेट, वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे सेलिंग और फ्रेश शॉर्ट्स भी आपको देखने मिल रहे हैं। रियल्टी सेगमेंट में फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स और सोबा अभी होल्ड कर रहे हैं मार्केट, और थोड़ी सी जो है रिलीफ आई है, कल रैली भी देखने मिली थी सारे रियल्टी स्टॉक्स में, तो इस पर भी नजर रखिएगा। और मेटल में अर्निंग्स इम्पैक्ट के कारण नाल्को में जो है शानदार तेजी देखने मिली है 3.5% का, बट नेवरदलेस बाकी सब जो है रेंज बाउंड है, टुवर्ड्स द लोअर साइड ट्रेंड कर रहे हैं। ऑटो सेगमेंट में भी जो पूरी तरह जो है बिकवाली देखने मिल रही है, सिवाय सोना BLW के। इसके अलावा मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स फोर्टिस हेल्थकेयर में जो है सस्टेन बाइंग देखने मिल रही है। और आज ABFRL में इतना बड़ा जो डाउनटिक देखने मिल रहा है, इसमें एक एडजस्टमेंट हुआ है, इनकी लाइफस्टाइल बिजनेस डिमर्ज हुई है, तो इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं गैप, वो जो है एक्चुअल रीज़न वो नहीं है, 1:1 रेशियो पे डिमर्ज हुई, आज एक्स डेट है, इसलिए आपको स्क्रीन में वो बड़ा डाउनफॉल देखने मिल रहा है। और रेंज बाउंड है स्मॉल कैप स्पेस के नेम्स, तो लार्जली मिड कैप और लार्ज कैप पे आज ज़्यादा फोकस रहेगा, और मिड कैप स्पेस में भी जो है गिरावट ज़्यादा देखने मिल रहा है। MCX की अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में जो है गिरावट देखने मिला, और करंटली निफ्टी 160 अंकों की गिरावट के साथ जो है शुरू हो रही है मार्केट। विश्व मोहन, यहाँ पे बात करेंगे तो लार्जली कहेंगे कि मार्केट जो है गैप डाउन में ओपनिंग आई है, ग्लोबल क्यूज जो है वीकर आए हैं। यहाँ पे करंटली क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगता है, और आपको आप गोल्ड और सिल्वर ट्रैक करते हैं, देखिए लगातार सेलिंग आ रही है, तो ये लगता है और सेलिंग देखने मिल सकता है। देखिए, हालांकि जिस तरह के कंसर्न है, ग्लोबल कंसर्न है, मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड सिल्वर को हर नीचे के लेवल पे खरीदार वहाँ पर लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि अब चाहे इजराइल और ईरान के तनाव देखिए, या फिर डिफेंस पे जिस तरह से उनका फोकस बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, तो चीज़ें, ये तनाव जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ये आगे भी बने रहेंगे, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। यूएस में टैक्स रिफॉर्म पर बातचीत हो रही है, अगर वहाँ पर वोटिंग में दिक्कतें आती है तो उसको लेकर अनसर्टेनिटी है। चलिए, लेकिन आप जैसा कह रहे थे कि इंडेक्स में तो गिरावट ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट पर आज फोकस करना ज़रूरी है। तो शुरुआत कर लेते हैं एक्सपर्ट के कमाई वाले ओपनिंग ट्रेड का। चलिए, बाजार खुलते ही कमाई के कहां पे मौके दिख रहे हैं। हमारे साथ कुणाल जी, किरण जी बने हुए हैं। कुणाल, आप अपनी ट्रेड बता दीजिए आज की। वेल, जिस हिसाब से फिलहाल निफ्टी में ट्रेडिंग हो रही है, जो व्यू अभी बन रहा है फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके बन रहा है। 200 पॉइंट निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है, तो मैं थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे चलूंगा। ओके, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई राय यहाँ पर? स्टॉक स्पेसिफिक में भी अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ऐसा कोई व्यू नहीं बन रहा स्टॉक स्पेसिफिक में जहां पे मुझे शॉर्ट के लिए भी कोई कैंडिडेट मिल रहा है, क्योंकि जो गैप डाउन अभी हुआ है वहां पे आप देखिए शॉर्ट के लिए कैंडिडेट ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा है कि वहां पे भी प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। सो ट्रेडिंग के लिए यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलूंगा टाइमिंग के लिए। चार्ट के दम पर कहीं पे आपको लग रहा है जहां पे दम दिख रहा हो? है जो फिलहाल टॉप गेनर या टॉप लूजर में है, या जो व्यू फिलहाल अभी बन रहा है उसमें
भी अगेन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो अभी फिलहाल जो 100 सवा 100 पॉइंट, फिर उसके पास 200 सवा 200 पॉइंट की अभी जो गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है, अगर ये वॉलेटिलिटी एक बार सेटल डाउन हो जाती है, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ सकता है। किरण जी, आपकी टॉपिक क्या है? सी ओवरऑल अगर मार्केट का जिस तरह से ओपनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमने जो सुबह कॉल दिया था उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। वोल्टास वोल्टास के ऊपर हमने हमारा ट्रेडिंग व्यू भी दिया था। जिस तरह से मार्केट में गैप डाउन ओपन हुई है, ये स्टॉक फ्लैट ओपन हुआ है और अभी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। और जिस प्रकार की चार्ट पैटर्न है, आप 1250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 1290 1300 तक, और अगर 1300 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक बार लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय दीजिए मार्केट को, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है। 9:30 के आसपास काफी दूसरे स्टॉक्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं जो अपनी लोअर लो से रिकवर होते हैं। तो एज ऑफ नाउ वोल्टास के साथ हम लॉन्ग करेंगे। तो वोल्टास अभी लॉन्ग एडिशन की सलाह यहाँ पर आ रही है। बाकी बाजार सेटल होगा तो और भी नए पिक्स किरण जी की तरफ से आएंगे। चलिए कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आईटी आज सबसे ज़्यादा कमजोर दिख रहा है, इंडेक्स भी कमजोर है और साथ ही दिग्गज आईटी कंपनियां टेक महिंद्रा देखिए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। एचसीएल टेक भी 1.5% के आसपास कमजोरी दिखा रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस सब में 1-1 से 1.5% तक की गिरावट है। कुणाल जी, आईटी स्पेस यहाँ से कुछ पसंद आ रहा है आपको? आईटी स्पेस की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम आईटी स्पेस में हमें देखने को मिल रही है, आप देखिए जितने भी स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% के डाउनसाइड के मोमेंटम में है। निफ्टी आईटी खुद 1.5% नीचे है। सो फिलहाल जो व्यू बन रहा है, जो यहाँ से अगर शॉर्टिंग के लिए अगर कोई भी यहाँ से अगर स्टॉक देखने जाए, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर रिस्क तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर कुछ स्पेसिफिक लेवल आते हैं, जैसे इंफोसिस है, अगर यहाँ पे अगर ये जो गिरावट है अगर फर्दर देखने को मिलती है और ये स्टॉक नीचे में 1510 या 1520 तक के लेवल दिखाते हैं, तो वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो, क्योंकि 1510 के पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इंफोसिस में। जो गैप ओपनिंग हुआ था उसका ही लोअर रेंज फिलहाल 1510 के अराउंड है। तो 1510 आता है तो वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे 1490 का एसएल मेंटेन करके एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे 1580 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है। तो 80 तक का लेवल दिख सकता है। यहाँ से करीब करीब 30-35 रुपए की तेजी आपको और लग रही है। 1490 का एसएल यहाँ पे लगाना है। सर एक सेक्टर है किरण जी, एफआईआईज यहाँ पर 15 दिनों के जो डेटा है 1 मई से 15 मई के, वहाँ पर ये नेट सेलर रहे हैं एफएमसीजी, और दबाव भी दिख रहा है। कोलगेट के नतीजे भी देखिए कमज़ोर थे और आज 4% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। बाकी एफएमसीजी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां भी कमज़ोर दिख रही है। एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले तमाम शेयर्स गिरे हुए हैं, लेकिन कोलपाल में गिरावट ज़्यादा है। यहाँ पर क्या कहेंगे सर किरण जी? सो निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो जैसे आपने बताया कि यस डेफिनेटली लास्ट 1 साल से म्यूटेड था, और जो रिकवरी आई है वो रिकवरी में भी हम देख रहे हैं कि सेल ऑफ ऊपर के लेवल से आ रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 55,200 से लेके 55,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लग रहा है कि एक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ढूंढनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से इसने रिटर्न नहीं दिया है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ रीशफलिंग होता है स्टॉक्स में, तो एफएमसीजी वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। उसमें हमारे 2 स्टॉक है, ये ऑलरेडी हमने हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में लेके रखे हुए हैं। तो एज अ डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू, पहला जो स्टॉक है वो नेस्ले है। नेस्ले में डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज इसके बाद एक लंबे अरसे के बाद ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। नो डाउट आज अभी लोअर लो पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रखना है वो 2290 का रखना है। तो अगर 2290 का लेवल ब्रेक नहीं होता है नेस्ले के ऊपर, तो ऊपर में 2520 2550 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं नेस्ले के अंदर। दूसरा एक जो स्टॉक है वो ब्रिटानिया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अब वो ब्रेकआउट के आसपास सस्टेन हो रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेजेस भी है। तो यहाँ पे भी एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन की जा सकती है, और ऊपर में 6000 तक के टारगेट आपको पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो नॉट फॉर द इंट्राडे, लेकिन पोजिशनल और कॉन्ट्रेरियन बेट के हिसाब से वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ऑन एफएमसीजी। बिल्कुल, एक बार गिरावट जो है भारी हो रहा है निफ्टी में। एक बार निफ्टी का चार्ट लेके आइए। यहाँ पे देखिए तो सेलिंग इंटेंसिफाई हो रहा है। 24,600 लेवल्स के नीचे निफ्टी आ चुका है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाइए, देखिए अब जो लेवल्स है
वहाँ पे सेलिंग इंटेंसिफाई हो रहा है ना। सेंसेक्स में भी जो है गिरावट जो है हावी हो रहा है। इंट्राडे बेसिस पे जो है 24,600 के लेवल्स को जो है ब्रीच कर दिया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक पे नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं बड़ा सेलिंग आया था, गैप डाउन आया था, लेकिन अब देखिए कंपनी जो है आप कह सकते हैं हरे निशान में आ चुकी है। थोड़ी सी डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन है जो हमने सुबह ही आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो डीआई की पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाती है स्टॉक में। अब देखिए अब्जॉर्प्शन में स्टॉक 1% ऊपर है इंडसइंड बैंक, तो यहाँ पे जो है आपको रिकवरी देखने मिल रही है। सबसे पहले जो है कुणाल यहाँ पे बताएंगे इंडसइंड बैंक पे क्या राय है यहाँ पे। वेल, इंडसइंड बैंक की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे अलग ही लेवल पे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉक फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम में आ चुका है। नो डाउट ओपनिंग 750 के अराउंड थी, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम में स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे अभी जो व्यू बन रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का ही है। मैं कहूँगा एक बार यहाँ पे खरीदारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि लग रहा था कि जिस हिसाब से स्टॉक में जो न्यूज आ रहे हैं उसके बेस पे एक अच्छा खासा गैप डाउन होगा और वहीं से मोमेंटम स्ट्रेच होगी डाउन साइड में फर्दर, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है टाइमिंग के लिए वो 749 का है। हम 745 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। 773 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलिए। 745 का ऐसे मेंटेन करके टारगेट 800 का है, और 800 अगर ब्रेक होता है तो 830 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। अब हमारे साथ जुड़ रहे लक्ष्मीकांत शुक्ला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी। बाजार तो थोड़ा खुल रहा है, नेगेटिव साइड पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1% की जो है गिरावट आ रही है और 24,600 लेवल्स के नीचे कंफर्टेबली जो है अभी ट्रेड कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेड्स बता दें क्या रहने वाले हैं। जिस तरीके से हम मार्केट को देख पा रहे हैं, निफ्टी ने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो थे उनके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़े से बेरिश साइड के ही लग रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में 24,450 से लेकर 24,500 के लेवल्स निफ्टी शो कर सकता है। बट स्टिल यहाँ पर ऐसे कुछ स्टॉक हैं जहाँ पर हमें आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो अदानी पोर्ट का है। यहाँ पर हमें स्टॉक में बुलिश पेंटफुल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, और पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद जिस तरीके से सपोर्ट से रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अदानी पोर्ट का पॉजिटिव हम देख पा रहे हैं डेली और वीकली के चार्ट्स पर। सो अदानी पोर्ट्स को बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारा टारगेट है वो आ रहा है अराउंड 1460 का, और इन केस ऑफ एनी करेक्शन जो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1370 के। सो अदानी पोर्ट को बाय करके हम चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1370। वहीं पर जो दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो सेल साइड का है। निफ्टी आईटी में अच्छी खासी गिरावट हमें ओपनिंग के सेशंस में देखने को मिल रही है, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर टूट रहे हैं निफ्टी आईटी में, सो ओवरऑल वहां पर भी सेंटीमेंट नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। सो एलटीआईएम को करंट कॉन्ट्रैक्ट में हमें शॉर्ट करने की सलाह हम दे रहे हैं। सो एलटीआईएम को हम करंट लेवल पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला था ऊपरी स्तर पर, और ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई को अभी भी पार नहीं कर पाया है, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिखाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं निचले साइड पर वो आ रहे हैं 4650 के, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है 5100 लेवल का। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र रहेगी। लेकिन अभी अर्निंग सीजन पे भी फोकस कर लेते हैं। आज आईटीसी अपने चौथे तिमाही के नतीजे जो है अनाउंस करने वाली है। नतीजे के अनुमान बताने के लिए स्नेही हमारे साथ जुड़ रहे। स्नेही बताएं आईटीसी के नंबर्स कैसे रहेंगे। अगर आईटीसी के Q4 नंबर्स की बारे में बात करें तो आईटीसी से हमारी अपेक्षा कुछ म्यूटेड है। म्यूटेड सेट की नंबर्स की हम अपेक्षा रख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 16,980 करोड़ पर, जो कि 2.5% अप्रोक्सीमेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऊपर है। पर एबिटा, पैट और मार्जिन की बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एबिटा हम देख रहे हैं 6,018 करोड़ पर 2.3% का कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। पैट देख रहे हैं 4,943 करोड़,
1.5% नीचे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और मार्जिन में भी हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 35.4% कंपेयर टू 37.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम मार्जिन की अपेक्षा है। अगर हम दूसरी अपेक्षा के बारे में बात करें, हम क्या उम्मीद रखते हैं नंबर से, तो सिगरेट बिजनेस जो कि है वो काफ़ी स्टेडी देखने को मिल सकता है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ हम 4.5% के आसपास, लगभग उस अंक के आसपास की उम्मीद रख रहे हैं। 6% सेल्स ग्रोथ भी हम देख रहे हैं सिगरेट बिजनेस में। पेपर सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर वीकनेस जो है वो जारी रहेगी और सेल्स ग्रोथ का एस्टिमेट है 4.5%। पेपर बिजनेस का नेट प्रॉफिट भी इम्पैक्ट हो सकता है कंपटीशन से, जो कि इम्पोर्ट्स के द्वारा जो कंपटीशन होता है इंडस्ट्री में, उसके दम पर पेपर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम रह सकती है। एफएमसीजी बिजनेस के बारे में बात करें तो काफ़ी वीक ग्रोथ, यहाँ पर भी सिर्फ 4% का ग्रोथ हम देखने की उम्मीद कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट और मार्जिन दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है हमें देखने को मिला है पाम ऑयल में, मैदा में, और कंपनी ने नोटबुक के सेगमेंट में भी नेगेटिव प्राइसिंग लिया है, तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और आखिर में अगर उनके एग्री बिजनेस के बारे में बात करें तो एग्री सेल्स में 20% ईयर ऑन ईयर का हम ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि पिछले साल Q4 में बेस बहुत वीक था। अब जब अंक आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, तो देखने को क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, डिमांड आउटलुक जो रूरल और अर्बन कंपनी बताएंगे हमें कि डिमांड कैसी रही है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल ट्रेंड क्या है, और खास करके लीफ टबैको के लिए, तंबाकू के लिए जिनसे ये अपनी सिगरेट बनाते हैं, एग्री बिजनेस का आउटलुक और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अगर कंपनी कोई प्राइस हाइक्स लेने वाली है आगे जाते हुए, तो इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। पर जी हाँ, आईटीसी से हमें काफ़ी वीक सेट की उम्मीद है। देखिए, शुक्रिया स्नेही। और नतीजों से ठीक पहले आईटीसी आज भी कमज़ोर नज़र आ रहा है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। कुणाल जी, आईटीसी को लेकर क्या राय है? चलिए कुणाल जी के पास जाएंगे दोबारा। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए, आईटीसी कमज़ोर दिख रहा है नतीजों से पहले, आपकी राय क्या बन रही है आईटीसी पर? यह डेफिनेटली कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। अगर हम इसके पिछले कई दिनों के अगर सेशंस देख पा रहे हैं तो वहां पर हमें 200 डीएमए लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि 438 440 जोन के आसपास है। और वहीं से हमें कई बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि अगर ये अपने जो प्रीवियस स्विंग लो हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं 420 के आसपास, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग देता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर आईटीसी सेक्टर में दिख सकता है। और इस दौरान हमें ये स्टॉक अपने निचले स्तर को छूता हुआ दिखाई देगा, जो कि नेक्स्ट लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं 405 से लेकर 400 जोन के आसपास। तो 420 423 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे आईटीसी फिसलता है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। की संभावना और यहाँ से आपको दिख रही है। चलिए, एक और स्टॉक है गार्डन रिच। कंपनी को 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है और शेयर भी देखिए करीब 3.5% की तेजी दिख रही है और ये तेजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लक्ष्मीकांत जी, इस स्टॉक पे बताइए गार्डन रिच को लेकर। हमें यहाँ पर कुछ दिनों पहले गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी भी अपसाइड के मोमेंटम बने हुए हैं इस स्टॉक में। हालांकि पिछले 2 दिनों में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट देखने को मिली थी, बट कल जिस तरीके से यहाँ पर हमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है तो स्टॉक्स ने अपने 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से स्टॉक में हमें लगता है कि 2750 से लेके 2800 के लेवल्स ये स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। वहीं पे जो डाउन साइड का जो बेस फॉर्मेशन है वो 2340 के लेवल्स पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 2340 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। अपर साइड के टारगेट हमारे 2800 से लेकर 3000 तक के लेवल्स हम देख पा रहे हैं। अब थोड़े एफएमसीजी स्पेस पे लक्ष्मीकांत जी नज़र डालते हैं। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स की तो हमने बात कर ली कि बड़ी बिकवाली आई है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टोरल इंडेक्स है जहाँ पे बड़ी गिरावट आई वो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। लगभग 1.5% की गिरावट आई है। आईटीसी की थोड़ी देर पहले हमने जो है प्रीव्यू भी एक्सपेक्टेड है, लार्जली इनलाइन या वीक सेट ऑफ नंबर्स आ सकता है। कोलगेट पामोलिव के भी नतीजे उतने खास आए नहीं हैं और इस बार एफएमसीजी कंपनीज़ के जो नंबर्स ओवरऑल में उसमें कुछ स्ट्रेंथ देखने नहीं मिला। एंड ऑफकोर्स बाजार में वैल्यूएशंस के भी जो है सवाल उठते हैं जब आप एफएमसीजी कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऑफकोर्स एक रूरल रिकवरी का भी थीम है और जिस तरह आप कह सकते हैं मॉनसून शावर्स या जो मॉनसून है वो समय के पहले आ रहा है कि
कितना बेनिफिट करता है इन कंपनीज को, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी। लेकिन मैं इमामी का स्टॉक लेना चाहूँगा। ये एकमात्र स्टॉक है जिसका सबसे ज़्यादा रूरल एक्सपोजर होता है। जब भी कोई रूरल का न्यूज़ फ्लो आता है जो पॉजिटिव रहता है, ये सबसे पहले चलता है बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स के पैक के अलावा। अभी स्टॉक लगभग 2.5% का जो है गिरावट आया है यहाँ पे। करंट चार्ट्स पे जो है इमामी पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या लगते हैं, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो क्या लेवल्स पे लग सकता है? 570 565 के बीच। लक्ष्मीकांत ज़रा बताएं इमामी पे क्या राय रहेगी आपकी? जी, अगर आप निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स देखेंगे वहां पर भी सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमें आईटीसी में भी देखने को मिला था, और वही सेम स्ट्रक्चर हमें इमामी लिमिटेड में भी देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं अपने 200 डीएमए लेवल्स को अभी तक पार नहीं कर पाए हैं, और वहीं से हमें पिछले सेशन में भी करेक्शन देखने को मिला था, और वही सेम करेक्शन हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो व्यू है अभी थोड़ा सा बेरिश ही है एफएमसीजी सेगमेंट में। वहीं पर अगर इमामी लिमिटेड की बात करें तो अगर इसकी क्लोजिंग 580 के नीचे होती है तो देन हमें फर्दर करेक्टिव मूव देखने को मिल सकते हैं। उस दौरान ये स्टॉक अपने जो निचले स्तर है 565 का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है, और अगर 565 के लेवल टूटते हैं तो 550 का जो अपकमिंग क्रूशियल सपोर्ट है वहां तक स्टॉक नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल अभी भी सेंटीमेंट बेरिश ही है, और जब तक इमामी लिमिटेड 620 के नीचे ट्रेड करता है तब तक बेरिश व्यू ही बना रहेगा। थोड़े से डिफेंस कंपनीज, खासकर की जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों स्टॉक्स को जो है डायरेक्टर साहब लाइए। तीनों स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और अच्छी बाइंग आ रही है। एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग और एचएनआई सेगमेंट में भी देखने मिल रही है, एक ब्रोकर ने मुझे बताया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एसओपीज भी अनाउंस कर रहे हैं, खासकर की शिपिंग इंडस्ट्री को लेके ओवरऑल। तो यहाँ पे जो एक अच्छी बाइंग जो है देखने मिल रही है, ये सस्टेन कर सकता है लक्ष्मीकांत जी? खासकर कि मझगांव डॉक को लेके जो है आप अपनी राय दें। ये 3 स्टॉक्स है लेकिन मुझे मझगांव डॉक में आपकी राय चाहिए। यहाँ पे करंट लेवल से क्या एक दूसरा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3600 3700 लेवल्स के बाद से? और अगर सस्टेन करता है तो कितना टाइम में कर सकता है? लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी बताइए पोजिशनली। ओवरऑल मझगांव का जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश दिखाई दे रहा है, बट अभी 19 ऑफ मई को यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, और 20 ऑफ मई को भी वही प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हुई थी। बट कल के सेशंस पर यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न कैंडलस्टिक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका जो सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 3280 के आसपास। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है मझगांव में, और अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई 3735 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर हमें 4000 तक के भी लेवल्स हम मझगांव में देख सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है जब तक ये स्टॉक 3280 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। हालांकि अगर 3280 के लेवल पे टूटते हैं तो हमें फर्दर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3050 का, जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट है। वहीं पर 20 डीएमए भी है, तो मुझे लगता है कि वहां से भी हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। बट स्टिल अभी हम ये बोलेंगे कि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव साइड का है, तो हम 3700 के लेवल्स तक के लिए यहाँ पर एक बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3280। एक स्टॉक और है लक्ष्मीकांत जी, इंटर ग्लोब एविएशन। नतीजे जो पिछली तिमाही के थे, चौथी तिमाही को काफ़ी स्ट्रांग थे, और वो खास करके उस नतीजों के पीछे वजह थी जो महाकुंभ की वजह से उनका मुनाफा 62% बढ़ा है। लेकिन स्ट्रांग नतीजों के बाद भी आज ये स्टॉक कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्या पहले ये डिस्काउंटेड था? क्या लग रहा है सर यहाँ पर इंटर ग्लोब एविएशन, क्या राय है? इंटर ग्लोब एविएशन का अगर हम ट्रेंड देखें तो वो काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले सेशंस में हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे अराउंड दी लेवल्स ऑफ 5800 से लेकर 6000 लेवल के जोन के आसपास, और वहां से ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी स्ट्रांग है, हालांकि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। जो लोअर लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 5250 से लेकर 5200 के जोन के आसपास। वहां पर अच्छे खासे सपोर्ट है इस स्टॉक के, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से जब ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को के ऊपर को सरपास करता है देन आफ्टर फिर से हमें इसमें तेजी दिखाई देगी। उस दौरान ये स्टॉक 6000 लेवल को भी टच कर सकता है। ओके, चलिए, तो ये स्टॉक, एक और स्टॉक DLF, यहाँ नतीजे कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे थे। हालांकि
ये 19 मई को ही आए थे, लेकिन जिस तरह से उनके गाइडेंस को भी कंपनी ने क्रॉस किया था, जो एनुअल गाइडेंस उन्होंने दिया था, क्या लग रहा है डीएलएफ आज के सत्र में? हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डीएलएफ क्या आपको पसंद आ रहा है लक्ष्मीकांत जी? जी डेफिनेटली हमें यहाँ पे कुछ दिनों पहले अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसे हम डबल बॉटम ब्रेकआउट कहते हैं। उसके बाद स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करेंटली हमें 200 डीएमए और 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। बट जिस तरीके से स्टॉक ने कल रिबाउंड किया है और आज ही अपने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम कर रहा है, तो ओवरऑल सेटअप बुलिश साइड का ही है। 785 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो इसमें फर्दर बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक जो इसके नेक्स्ट जो लेवल्स है वो दिखाई दे रहा है 810, और अगर ये 810 को निकालता है तो नेक्स्ट लेवल 835 का है। सो ओवरऑल सेटअप बुलिश साइड का ही है। 740 का स्टॉप 745 का स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, तो उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, तो 745 का स्टॉप लॉस और ये 800 के ऊपर भी जाने की संभावना इनको दिख रही है लक्ष्मीकांत जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लगातार तेजी के बीच बाजार में अब कहाँ हैं मौके? क्या एफआईआईज की खरीदारी लगातार जारी रहेगी? क्या डिफेंस और रेलवे में तेजी और भी बढ़ने वाली है? बैंक, फार्मा, मेटल या फिर आईटी, किन सेक्टर में आगे तेजी के मौके हैं? इस पर इक्विनिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल से खास बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जी। राजेश जी, वैसे ढेर सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ग्लोबल इम्पैक्ट से भारतीय बाजार जूझ रहे थे। उन्हें देखते हुए भी संभलने की कोशिश कर रहे थे। एक राहत की सांस ये आई थी कि एफआईआईज की वापसी हुई है। वापस एफआईआईज की तरफ से भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। ढेर सारे वॉलेटाइल सिनेरियोज हैं और इन सिनेरियोज पर भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए कैसे देखा जाए? इज इट अ कॉशन विच इज जस्टिफाइड? क्या ये कुछ रीअलाइनमेंट्स हैं या फिर यहाँ से डाउनसाइड फिर विजिबल हो सकती है? बाजार को आप कैसे देखते हैं? ये जो आपने प्रश्न पूछा है, हर इन्वेस्टर के टॉप ऑफ द माइंड में यही क्वेश्चन है कि अभी ये स्थिति जो है जिसमें हम अपने आप को पा रहे हैं, इसमें से क्या मार्केट कहाँ जा सकता है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं हाल ही में, देखा जाए तो इन सब के बावजूद मार्केट में काफी जो अस्थिरता थी, जो वॉलेटिलिटी थी, वो काफी सीमित रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इसके काफी कारण हैं। एक तो है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर लगातार खरीदते जा रहे हैं। सो उनकी काफी खरीदारी चल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो काफी समय से सितंबर से मार्केट को बेचते जा रहे थे, अब देखा जाए हाल ही में डेटा जो आया है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत बाइंग शुरू कर रहे हैं। अगर आप 2000 से देखें, 2000 से देखें, ताकि 25 साल हो चुके हैं, तो इसमें अभी जो फॉरेन होल्डिंग्स है कंपनीज की, भारतीय इंडियन कंपनीज की, वो एकदम लो पर है। और यहाँ पर जो बाइंग शुरू हो रही है, इसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें लग रहा है कि ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी और इससे मार्केट को एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता मिलेगी। दूसरा प्रश्न जो बड़ा है जियोपॉलिटिकल, अभी टैरिफ्स के बारे में बात हो रही है। तो टैरिफ्स में जैसे कि आपने कहा कि राहत मिल रही है हर स्थिति में, हर परिस्थिति से। बट आई थिंक टैरिफ्स के बारे में अगर मेरे व्यूज ये हैं कि ये राहत नहीं है, बट थोड़ी सी मोहलत मिली है। तो इंडियन कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये जो मोहलत मिली है, इसमें अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अपने एक्सपोर्ट पॉलिसीज, अपने एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट प्रोफाइल्स हैं, उन सब पे फोकस करके एक ऐसा फेस दिखाना है दुनिया को, स्पेशली यूएस और जो दूसरी कंट्री है जो अपने टैरिफ्स के बारे में अभी सोचने लगे हैं, कि हमारे बिजनेस पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं आए। क्योंकि ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया का अगर आप पीएनएल देखेंगे तो फॉरेन रिलायंस हर कंपनी का नहीं है, बट फॉरेन सेल्स मोर और लेस सब कंपनीज कर रही हैं। बोला जाता है कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही बड़ा है और बहुत और वाकई में है। बट आई थिंक ना ही सिर्फ एक डाइवर्सिफिकेशन, बट ऑल्सो एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलता है अगर आप फॉरेन कंपनीज को बेचते हैं। तो ये टैरिफ्स और जियोपॉलिटिक्स पर मेरी व्यूज है।
अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर एक और चर्चा हो रही है कि बाजार के जो वैल्यूएशन हैं थोड़े से फिर से महंगे हो रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये इस वैल्यूएशन को लेकर थोड़े चिंतित होने की ज़रूरत है? और दूसरी चीज़, अब मॉनसून यहाँ से पिकअप करेगा, कंजम्पशन वाले शेयर जो हैं वो थोड़े से फ्रंट पे आएंगे। अब कंजम्पशन बास्केट बहुत बड़ी है, आपके हिसाब से वो कौन से एरियाज हैं जो आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस भाव पर? जी, आई थिंक ये तो बात तो सही है कि वैल्यूएशंस जो हमने एक फॉल देखा था वहां से जो रिकवरी हुई है तो सभी खुश हैं कि रिकवरी हो गई है, और वो रिकवरी के साथ में वैल्यूएशंस फिर से उसी हाई लेवल्स पर पहुंच गए हैं जहां से करेक्शन हुई थी। तो वैल्यूएशंस एक बड़े कंसर्न इंडियन मार्केट्स में रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही बड़ा कंसर्न ये नहीं है, बिकॉज अगर आप कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखें पिछले 2-3 साल से जो काफी कैपेक्स रिवाइव हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में, लास्ट इलेक्शन जो हुए पिछले साल वहां से गवर्नमेंट का कैपेक्स तो फॉल हो गया है, वो भी एक थोड़ा मेरे ख्याल से बैलेंस बन रहा है, वो पता नहीं कब उसमें ग्रोथ आएगी। बट प्राइवेट बैलेंस शीट्स अगर आप देखें तो इंडियन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट प्राइवेट सेक्टर की काफी स्ट्रांग है। उसमें जो केपेक्स प्लान सबने अनाउंस किए थे, ये अब ट्रम्प के आते काफी कंपनीज ने उन केपेक्स प्लान्स को थोड़ा होल्ड पर रखा है कि ये पहले पॉलिसीज क्लियर हो जाएं, टैरिफ्स क्या है, कैसे लगेंगे, कितने लगेंगे, वो सब एक क्लैरिटी आ जाए तो आई थिंक ये कैपेक्स साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। तो वैल्यूएशन जो है अगर आप पीएनएल के हिसाब से देखें तो महंगे लगते हैं, बट जो जो इम्प्रूवमेंट इंडियन कंपनीज में आई है वो ज्यादा ज्यादा पीएनएल पे नहीं दिखेंगी, और मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स आपको ग्रोथ नहीं दिखेंगे, देयरफॉर वैल्यूएशन आपको थोड़ी हाई लगेंगी, बट जो बैलेंस शीट में क्लीन हो रहा है आई थिंक उसको कोई प्राइस नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो जो नॉर्मल तरीके हमारे हैं वैल्यूएशंस देखने के, जैसे कि पी रेशो हो गया, ईवी एबिटा हो गया, जो नॉर्मल सब लोग देखते हैं, आई थिंक उसमें इंडियन मार्केट महंगे दिखेंगे, लेकिन वो इतने महंगे हैं नहीं। तो आई थिंक ये अभी भी काफी ऐसे कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे आपको अर्निंग्स दिखेंगी, एक रीजनेबल 12 to 15% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है हमारी। जी बिल्कुल, अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट में ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से। नमस्कार नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आप बताएं आपके क्या कॉल्स रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज इतनी मार्केट की गिरावट के विपरीत हमें देखने को मिल रहा है वो है डिफेंस स्पेस में से एचएएल इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो एचएएल में कल के सेशन में हमने एक रिवर्सल कैंडल देखा था, आज एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़े लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक फॉलोअप मूव एचएएल को 5100 से 5150 तक ले जा सकता है, इसीलिए 5050 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। 100 से 105 के जोन में 65 का स्टॉप लॉस होगा, 151 पहला टारगेट एंड 175 का दूसरा टारगेट होगा। इसका रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट 5100 का है एंड रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेट 10500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो एचएल के 5050 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। जी बिल्कुल, एचएएल के जो है लॉन्ग की सलाह आ रही है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए तो ऑलमोस्ट 2:1 फेवर पे। अधिकतम मुनाफा लगभग 10,500 का रहेगा इस ट्रेड से और अधिकतम नुकसान 5,100 का हो सकता है। लेकिन आपको जब आप एफएनओ सेगमेंट में उतरते हैं तो आप याद रखिए वित्तीय सलाहकार से जो है ज़रूर जो है सलाह लें। और इम्पोर्टेंटली एफएनओ मार्केट में जो है लॉसेस भी होती है, लगभग 10 में से 9 लोगों की जो है यहाँ पे नुकसान देखने मिलती है। एंड ओवरऑल जो है आप एक कॉशियस यूज़ बर्ताव करें जब आप एफएनओ में आप ट्रेड करते हैं। लेकिन चलिए बाज़ार पे नज़र डालते हैं। एचएएल पे तो कॉल ऑप्शन का इम्पोर्टेंट व्यू था ही, लेकिन बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस पर भी हमारी नज़र है। स्टॉक पे पिछले 2-3 सेशन में वॉलेटिलिटी भी आई थी। एक बार स्क्रीन पे लाते हैं, यहाँ पे देखें तो आज भी जो है फ्लैटिश है, टुवर्ड्स द लोअर साइड पे ट्रेड कर रही है। 380 लेवल्स पे जो है ट्रेड हो रहा है। पिछले 7 दिन में जो है लगभग 9% का ग्रोथ आया था। थोड़ा सा कूल ऑफ जो है 2-3 सेशन में हमें देखने मिल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे प्लेस्ड है ये बताइए। ऑफकोर्स हाल ही में नुवामा ने भी एक अपग्रेड डाला था, 385 से बढ़ा के 430 कर दिया था 2 दिन पहले। लेकिन यहाँ पे लगता है कि एक सस्टेन दूसरा रैली आ सकता है कि थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में, तो ओवरऑल सेटअप तो बुलिश का ही दिखाई दे रहा है।
कल भी यहाँ पर हमें अच्छे खासे बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिले थे। हालांकि आज हमें एक हल्की सी माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अभी भी ऊपरी स्तर जो उनके जो लेवल्स हैं, वो सपोर्ट साइड्स हैं, वो अभी भी बरकरार है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश साइड का ही है, बट करंट लेवल्स पे बाइंग करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। अगर हमें डाउनवर्ड साइड की तरफ अगर एक रिट्रेसमेंट मिलता है टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 360 365 जोन के आसपास, देन आफ्टर हमें यहाँ पर हम बाइंग करने की सलाह दे पाएंगे। तो हमें लगता है कि वहां से फिर हमें अगर पुल बैक मूव आता है, फिर हमें यहाँ से 400 के लेवल्स भी बीएल में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर जो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, अगर कोई 360 365 के आसपास रहता है लेता है, तो अराउंड 345 के सपोर्ट लेवल्स के सपोर्ट लेवल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग करके चल सकता है और 400 तक के टारगेट का एक्सपेक्टेशन रख सकता है। लक्ष्मीकांत जी, आईटी स्पेस में यहाँ टेक महिंद्रा पे एक बार नज़र डालिए, 1570 के नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है और ये सस्टेन भी कर रहा है। और यह देखिए लगभग 2% की गिरावट टेक महिंद्रा में देखने मिल रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या देखने मिल सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस लगेंगे कि यहाँ पे ऑफकोर्स एक वॉलेटाइल ट्रेड चल रहा है, जिस तरह ग्लोबल इम्पैक्ट आया है, और कल शायद रिकवरी भी देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेली जो हमें देख रहा है कि आईटी सेक्टर में चर्निंग देखने मिल रही है। खास करके एफआईज की बात करें तो दो ही बड़े सेक्टर होते हैं जहाँ पे एफआईज चर्न करते हैं, एक होता है आपका बैंकिंग, एक होता है आपका आईटी। तो यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ और मूवमेंट आ सकता है टेक महिंद्रा पे? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? एकदम शॉर्ट टर्म बताएंगे लेवल्स आप। देखिए, कंसोलिडेशन और या मैं कहूँ कि रेंज बाउंड का फेस ही नजर आ रहा है टेक महिंद्रा में। अपर साइड के जो रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहे हैं 1610 से लेकर 1635 के जोन के आसपास। वहीं पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1550 से लेकर 1535 के जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। अपर मूव का एक्सपेक्टेशन हम तभी रख सकते हैं जब टेक महिंद्रा 1635 के ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है। देन आफ्टर हमें यहाँ पर 1710 के लेवल्स हम देख पाएंगे। अदरवाइज अगर ये 1535 के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उस दौरान टेक महिंद्रा जो इसके जो नेक्स्ट लेवल है अराउंड 1420 वहां तक फिसल सकता है। सो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा टेक महिंद्रा। ओके, चलिए, टेक महिंद्रा को लेकर ये भी आ रहा है। लेकिन एक और स्टॉक है ऑयल इंडिया। चौथी तिमाही के नतीजे कमज़ोर थे, मुनाफा करीब करीब 22% घट गए थे, और आज देखिए काफ़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है। ऑयल इंडिया में 5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। ऑयल इंडिया को लेकर क्या व्यू है लक्ष्मीकांत जी? जी हाँ, जिस तरीके से बेरिश कैंडल फॉर्मेशन का यहाँ पर इमरजेंस हुआ है, उस हिसाब से बेरिश व्यू ही नज़र आ रहा है ऑयल इंडिया में। जो रेजिस्टेंस है वो 425 का है, उसके नीचे स्टॉक रहता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी ये जो स्टॉक है अपने यहाँ पर इसने अपने 100 डीएमए के लेवल के नीचे ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ही हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑयल इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में 390 के लेवल्स तक फिसल सकता है। एक और स्टॉक है डिक्सन टेक। यहाँ पर भी गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है और मोमेंटम स्टॉक है ये, और निफ्टी 200 के जो 30 मोमेंटम वाले स्टॉक्स है उसमें दूसरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है ये। लक्ष्मीकांत जी, डिक्सन टेक क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? जी, डिक्सन टेक अपने की सपोर्ट लेवल्स के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 1490 से लेकर 1500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक इसको डिफेंड कर ले जाता है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और यहाँ से मैं जो पुल बैक मूव दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 16,200 का। अगर 16,200 के लेवल्स निकलते हैं देन 17,000 के नेक्स्ट लेवल भी स्टॉक शो कर सकता है, बट उसके लिए इसको 14,890 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एस्ट्रल पे जो है मेरी नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है, थोड़ा सा अर्निंग्स का इम्पैक्ट आया, लार्जली मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स थे, लेकिन उतना ख़राब नहीं है जितना एफएमसीजी स्टॉक्स के जो प्रदर्शन आए हैं या उनकी कमेंट्री आई है। तो क्या यहाँ पे थोड़ी सी सेक्टरल रोटेशन हो रही है एफएमसीजी स्पेस से बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में? क्योंकि हमने देखा कि बिल्डिंग यानी कि रियलिटी स्पेस है, यहाँ पे एक सस्टेन्ड ग्रोथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो चल रहा है और हमने ये देखा है स्ट्रेंथ 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में।
अब जो है थोड़ा सा इसका रब ऑफ इफेक्ट क्या बिल्डिंग मटेरियल्स में आ सकता है, इस पे नज़र रहेगी। और एस्ट्रल जो है मेरे नज़र में आ रहा है यहाँ पे इंटरेस्टिंगली शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डेज हाई लेवल पे भी है, 1400 के ऊपर कंफर्टेबली जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, एस्ट्रल पे यहाँ पे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म जो है रिवर्सल आ सकता है, अपमूव यहाँ से करंट लेवल से। हमें भी यही उम्मीद दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हमें एक अपसाइड का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर 19th ऑफ मई का कैंडल देखें तो यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट उसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट कल स्टॉक ने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बनाया है 20 DMA के पास, जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल के संकेत देता है। अगर फॉलो थ्रू मूव अगर आता है और आज ये स्टॉक 1440 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें रिवर्सल के मूव दिखाई दे सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट है इस स्टॉक का वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 1500 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो जो नेक्स्ट अपर साइड के टारगेट है 1640 के भी ये स्टॉक आने वाले समय में शो कर सकता है। जी बिल्कुल, लंबे अवधि के लिए एस्ट्रल पे जो है ज़रूर जो है नज़र बना के रखिएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपके कोई डिस्क्लोजर्स हैं, बताएं। जी हाँ, जितने भी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है या जो भी स्टॉक्स रेकमेंड किए गए हैं उनमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का उनके क्लाइंट का ट्रेड हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े और इम्पोर्टेंट कॉल्स पे जो है आपने अच्छी तरह जो है भागीदारी निभाई। लेकिन ऑफकोर्स एक बार मार्केट्स का चेक ले लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी कोशिश कर रही है एक हल्की रिकवरी करने के लिए, लेकिन अभी भी टुवर्ड्स द डेज लो पे है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, खास करके 24,600 अभी भी वो जो आंकड़ा है नीचे है, तो इस पे भी नज़र रहेगी। निफ्टी बैंक में एक बार चार्ट लेके आते हैं, यहाँ पे देखिए सरप्राइजिंगली इंडसइंड बैंक जो हरे निशान में है, इंट्राडे लो से तो 8% ऊपर है। और यहाँ पे निफ्टी बैंक भी कोशिश किए जा रही है कि एक रिकवरी डेज लो से देखने मिले, और अभी जो है 54,800 लेवल्स के ऊपर है। इंडसइंड बैंक देखे तो अभी सस्टेन कर रहा है और ओवरऑल जो है यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए अब जो है 10 का बाज़ार पे है हमारी नज़र रहने वाली है, और सबसे पहले जो है हम बता देते हैं कि जो कमज़ोर ग्लोबल संकेत के कारण जो है बाज़ार में फिसला है और निफ्टी लगभग 250 अंक लुढ़क कर 24,500